बारे में बताने के लिए आए हूँ। चंद्रकला रस जो है वह आयुर्वेद की बहुत ही अच्छी दवाई है, जिसको रक्त प्रसादन के रूप में जाना जाता है। रक्त प्रसादन करता है और शीतल द्रव्य है। जिस तरह से चंद्रमा रहता है, चंद्रमा को अगर आप लोग देखेंगे तो अमावस्या से उसकी एक एक कला बढ़ती जाती है और पूर्णिमा को पूरा चांद हमें दिखाई देने लगता है। तो इसी तरह से वातावरण में अगर हम लोग देखेंगे ना, तो चंद्रमा के जिस तरह से कला बढ़ती है तो शीतलता बढ़ती जाती है। जिस दिन पूरा चांद आता है वातावरण में, तो पूरा शीतलता बढ़ जाती है। उसी तरह से चंद्रकला रस का जब सेवन किया जाता है ना शरीर में, तो शीतलता बढ़ती जाती है शरीर में। जितना भी बॉडी टेम्परेचर है या अंतर्दाह है, बहिर्दाह है, या फिर ज्वरोष्मा है, रक्त पित्त की संप्राप्ति है, रक्त प्रदर है, उसी तरह से जो भी पित्त की दुष्टि की वजह से शरीर में ना हीट बढ़ा हुआ है, उसको ये शमन कर देता है। इसलिए चंद्रकला रस का प्रयोग बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। सारे आयुर्वेद के डॉक्टर लोगों को इसका प्रयोग करना ही चाहिए। अब चंद्रकला रस के बारे में बहुत सारे ग्रंथों में अलग अलग योग बताए हैं। रस चंडांशु में क्या बताया वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, फिर उसका क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस आप लोगों से शेयर करूंगा। तो सबसे पहले चंद्रकला रस के बारे में रस चंडांशु में क्या बताया वह ध्यान से सुनिए। और न चंद्रकला रस के बारे में मैंने फिर बताया, फिर से मैं रिपीट करके बताता हूँ कि जैसे अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्र जो रहता है वो पूरी तरह से ऐसे धीरे धीरे बढ़ बढ़ के, और पूरा पूर्ण फुल मून जब रहता है तो उसको हम पूर्णिमा बोलते हैं। तो शीतलता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसी तरह से चंद्रकला रस का जब शरीर में सेवन किया जाता है, तो जिस तरह से चंद्रमा की कला से शीतलता बढ़ती है, वैसे बॉडी में भी जो हीट रहता है वह कम होने लगता है और शरीर ठंडा होने लगता है। ठंडा होने का मतलब यह है कि पित्त का उष्णत्व और तीक्ष्णत्व वो कम होने लगता है। अब इसका पहले हम लोग ये देखें क्या क्या कंटेंट्स है, फिर उसके बाद में क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो सबसे पहले ऐसा बताया है कि प्रत्येकम कर्षमात्रम स्यात् सुतम तथा ताम्रम तथा अभ्रकम द्विगुणम गंधकम चैव कृत्वा कज्जलिकां शुभाम मुस्तादाणिम तोयेन केतकी मूलवारिणा सह दिव्याः कुमार्यश्च पर्पटयो शिरयोरपि तालमूल्यः शतावर्या भावयित्वा दिनं दिनं तिक्ता गुडुचि सत्वं च पर्पटो क्षीरमागधे श्रीखंडम सारिवा चैषाम समानम चूर्णकम क्षिपेत द्राक्षफल कषायेन सुप्तता परिभावेत छाया शुष्कम विधाय था वर्टिकार्य चरणोपमा। इसका मतलब यह है कि एक तो ये रसकल्प है, तो इसमें पारा है, और इसमें गंधक नहीं है। गंधक जो है वो बाद में डाला है, पहले पारा लिया है और ताम्र भस्म और अभ्रक भस्म ये एक एक तोला की मात्रा में लिया है। और गंधक जो है वो 2 तोला लेना है। गंधक मतलब डबल डबल लेना है। तो क्या करना है कि पारा गंधक की कजली बना के और फिर ताम्र भस्म और अभ्रक भस्म डाल के उसको और घोटना है, मर्दन संस्कार करना है। उसके बाद में उसमें नागर मोथा जो रहता है, फिर दाड़िम का दाने का जो रस है, नागर मोथा का रस, दाड़िम अनार का रस, फिर दुर्वा के मूली ये रूट्स रहते हैं दुर्वा मूल, उसका रस लेना है। फिर केवड़ा का जो ये आते पोलन ग्रेन्स होते हैं उसका काढ़ा, सहदेवी नाम की वनस्पति का काढ़ा, एलोवेरा जो कुमारी घृत कुमारी रहती है उसका काढ़ा, उसका या रस ले लीजिए, स्वरस ले लीजिए, या पित्त पापड़ा का काढ़ा। फिर ताड़ का जो मूल रहता है उसका, ताड़ मालूम है आप लोगों को, ताड़ी का वृक्ष, उसके मूल का रस, शतावरी के मूल का रस। ये सबको एक एक दिन तक भावना देना है। इसको जो भी पारा है, ताम्र भस्म है, अभ्रक भस्म है और गंधक की कज्जली है, उसमें ये सारे द्रव्यों की रस की भावना देनी है। जितना भावना देंगे उतना ये गुणकारी मेडिसिन बनते जाता है। फिर उसके बाद में और क्या करना है, तो कुटकी का भावना देना है, गुड़ुची सत्व का भावना देना है, पित्त पापड़ा का भावना देना है, फिर काला उशीर रहता है उसका भावना देना है, मधुमालती के फूल का भावना देना है, चंदन, फिर उसके बाद में सारीवा, इन सबको एक एक मात्रा में लेकर इसका चूर्ण बनाकर और उसमें मिक्स करना है। अगर ये भावना दे दिया जाए तब भी बहुत अच्छा फायदा होगा, नहीं तो चूर्ण के रूप में करके। और उसके बाद में फिर क्या करना है कि मनुका के काढ़ा की 7 भावना देनी है, मतलब किशमिश मनुका होता है ना उसके 7 भावना देनी है। और उसके बाद में उसको सुखा देना है, और वो भी छाया शुष्क, मतलब धूप में नहीं सुखाना है, छाया में सुखाना है। और उसके बाद में जब बन जाए तो उसको ना, जो गोडाउन होता है जहाँ पर धान्य राशि रहती है, मतलब गेहूं का या जौ का, वहां के धान्य राशि में इसको भर के रखना है। उसके बाद 7 दिन के बाद उसको निकालना है और उसको फिर से मनुका की भावना देनी है। और उसके बाद में भावना देने के बाद जब सूख जाए, उसके बाद में एक एक गुंजा की गोली बनाना है। यह विधि अगर पालन किया जाए, पूरी तरह से किया जाए, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसकी मात्रा है तो आधा से 2 गुंजा, मतलब 60 mgm से लेकर 250 mgm तक इसका डोज देने के लिए बताया गया है। अब इसका ग्रंथोक्त गुणधर्म क्या बताया है, तो वृहद योग तरंगिणी नाम के ग्रंथ में और रस चांडांशु नाम के ग्रंथ में क्या दिया है, तो वह हम देखते हैं।
मुत्कृच्छानि सर्वाणि प्रमेहानपि सुदुस्तरान् प्रदेहं चाम्लपित्तं च दाहं सुदः अश्मरीं हन्तिं त्रिशम्भुना प्रोक्तो रसश्चन्द्रकलाभिधा सर्वपित्तगदध्वंसी वातपित्तगदापहः अन्तर्वाह महादाह विध्वंसनं महागणः ग्रीष्मकाले शरत्काले विशेषेण प्रशस्यते कुरुते नाग्निमन्द्यं च महातापज्वरं हरेत् भ्रमं मूर्छा हरत्याशु स्त्रीणां रक्तमहाश्रुतिम् ऊर्ध्वादो रक्तपित्तं च रक्तवान्तिं विशेषतः मूत्रकृच्छानि सर्वाणि नाशे नात्र संशयः। मतलब ये क्या बताया कि मूत्रकृच्छता जब रहती है पेशेंट को ना बहुत ज़्यादा ना यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है और बर्निंग मिक्चुरेशन होने लगता है, तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है। फिर पित्तज प्रमेह जो रहता है जिसमें काल में, नील में, हरिद्र में, मंजिष्ठ में, इस तरह के जो 6 प्रकार के पित्तज प्रमेह हैं उसकी संप्राप्ति को भंग करने में, मतलब पित्त को हमने उष्णता तीक्ष्णता से ठीक कर दिया, उसके गुण को कम कर दिया, तो अपने आप पित्तज प्रमेह ठीक हो जाएगा। और आविल मूत्रता, बहुमूत्रता, जो पित्त के कलर अलग अलग दिखा के, जो हल्दी की तरह, मंजिष्ठा के काढ़ा की तरह, फिर नीले रंग का, रक्त वर्ण का, इस तरह का जो यूरिन फॉर्मेशन होके निकल रहा है वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। मतलब यूरिन एकदम स्वच्छ हो जाता है और जितना प्रमाण में निकलना चाहिए उतना आने लगता है। उसी तरह से जो प्रदर रोग रहता है उसमें भी चंद्रकला रस देने से बहुत अच्छा फायदा होता है, क्योंकि ये रक्त का प्रसादन करता है और रक्त में जो पित्त बढ़ा हुआ है, उष्णता तीक्ष्णता और द्रव गुण से बढ़ा हुआ है, उसको ये बैलेंस कर देता है, रक्ताग्नि को स्थिर कर देता है, तो इसलिए ना बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से अम्ल पित्तम च दाहम च, मतलब अम्ल पित्त जब रहेगा, हाइपर एसिडिटी रहेगा, ऊर्ध्वक अम्ल पित्त को भी देख लेंगे, कंसिडर करेंगे, और अधोग अम्ल पित्त को भी, तो ये दोनों तरह के अम्ल पित्त में बहुत अच्छा काम करता है। ठंडी दवाई है, शीत वीर्यात्मक दवाई है। फिर अंतरदाह बहिदाह, मतलब पूरा बॉडी में बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, अगर अगर पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन किया जाए, या शरद ऋतु में आप लोगों ने देखा होगा कि बॉडी में बहुत ज्यादा हीट महसूस होने लगती है, तो फिर उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। श्री शंभुना प्रोक्तो, शिव जी ने बताया है कि यह रसकल्प है और चंद्रकला की तरह शीतलता लाती है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा रस चंडांशु नाम के ग्रंथ में बताया है कि सर्वपित्त गद ध्वंसी, सभी पित्त विकारों को यह शांत कर देती है। वात पित्त गदापह, वात पित्तज गद मतलब रोग को भी ये ठीक कर देती है। अंतरदाह बहिदाह महादाह विध्वंस महागना, मतलब अंतरदाह इंटरनल जो बर्निंग हो रही है अंदर ही अंदर, या बाहर जो बर्निंग हो रही है उसको ये ठीक कर देता है। ग्रीष्म काले शरत काले विशेषण प्रशस्यते, मतलब अभी जो ग्रीष्म ऋतु आ रही है, ग्रीष्म ऋतु आ रही है ना, तो बॉडी में बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है। लोग थोड़ा भी धूप में से आएंगे ना तो बोलेंगे कि हमें इतना बेचैनी हो रही है, भ्रम हो रहा है, चक्कर आ रहा है, तो या फिर अपने नॉर्थ इंडिया में लू लगना बोलते हैं, सन स्ट्रोक जो बोलते हैं, मतलब धूप में ज्यादा घूमने की वजह से, फिर मुंह पे मफलर बांध के और शरबत वगैरह पी के ही बाहर जाने को बोला जाता है। तो वैसे कंडीशन में आप चंद्रकला रस का प्रयोग ग्रीष्म ऋतु में दीजिए, पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होगा। क्योंकि पित्त का संचय नहीं, वात का संचय इसमें होने लगता है, पित्त का तो क्षय होता है, लेकिन ना इतना बाहर जगत में इतना हीट बढ़ा रहता है, इतना हीट बढ़ा रहता है कि पेशेंट ना बेचैन रहता है, डिहाइड्रेटेड हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में इसका प्रयोग करने से, चंद्रकला रस का प्रयोग करने से शरीर को ठंडक मिलती है। इसमें पित्त दोष का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, उसमें बाह्य जगत में ही हीट बढ़ी रहती है। कभी भी ग्रीष्म ऋतु में अम्ल पित्त वगैरह का तकलीफ नहीं होगा, वह मतलब प्राकृतिक रूप से नहीं होगा, व्यकृत रूप से होगा, मतलब विकृति रूप से होगा। अगर पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन किया जाएगा, आतप सेवन किया जाएगा, धूप में घूमना या फिर अजीर्ण में भोजन करना, तब पित्त का प्रकोप होगा, विकृति के रूप में होगा, प्राकृतिक रूप में तो नहीं होगा। प्राकृतिक रूप में जो पित्त का प्रकोप होता है वो शरद ऋतु में होता है, इसलिए बोल रहे हैं कि ग्रीष्म काले शरद काले विशेषण प्रशस्यते, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में भी इसका सेवन किया जाए जो वैकृत रूप से पित्त बढ़ा हुआ है, और शरद काल में जो प्राकृतिक रूप से पित्त बढ़ता है उसमें विशेषण प्रशस्यते, बहुत ही अच्छा बताया गया है। उसी तरह से कुरुते नाग्नि माध्यम च महाताप ज्वरम हरे, मतलब अग्निमांदन नहीं करता है और ताप मतलब बुखार को ये ठीक कर देता है। महाताप ज्वरम हरित, अब जो भी ठंड मतलब गर्मी लग के बहुत ताप आ रहा है शरीर में, उष्णता बढ़ रही है, उसको ये ठीक कर देता है। कुरुते ना अग्निमांदम च, मतलब अग्निमांदन नहीं कर रहा है, अब ठंडी दवाई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अग्नि को मंद कर देगा, अग्नि को ये स्थिर रखेगा, लेकिन बॉडी में जो पित्त के बढ़ने की वजह से उष्णता तीक्ष्णता जो बढ़ी है उसको ये बैलेंस कर देता है। उसी तरह से भ्रमम मूर्छा हरत्याशु स्त्रीणाम रक्त महास्तुतिम, मतलब भ्रम रोग को ठीक कर देता है। अगर पेशेंट को ना बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है,
पित्त बढ़ने की वजह से उसको ना सहन नहीं हो रहा, वर्टाइगो की कंडीशन है, तो उसमें चंद्रकला रस का प्रयोग करने, अभी भी आप लोग देख रहे होंगे कि ना पेशेंट को ना पोस्ट कोविड सिम्टम बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स वगैरह दिया जा रहा है, स्टेरॉइड्स दिया जा रहा है, तो उसमें ना और खाना पीना भी अच्छा नहीं है, पित्त प्रकोपक आहार दिया दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि पनीर खाइए, दही खाइए, नॉन वेज खाइए, ये खाइए, वो खाइए, हाई प्रोटीन डाइट, दाल खाइए। इससे क्या हो रहा है ना कि पित्त का प्रकोप हो रहा है, वैकृत रूप से, विकृति रूप से, उसमें चक्कर बहुत ज्यादा आ रहे हैं लोगों को ना, थकावट बहुत ज्यादा हो रही है, तो पित्त बढ़ा हुआ है, तो चंद्रकला रस देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से स्त्रीणाम रक्त महास्तुतिम, अगर स्त्रियों को बहुत ज्यादा रक्त प्रदर हो रहा है, हैवी मेंसेज हो रहा है, मेनोरेजिया, मेटोरेजिया, ऐसे कंडीशन है, मेंसेज जो है वो 15-15 दिन के बाद आ रहे हैं, या फिर ना बहुत दिन तक प्रोलॉन्ग हो रहे हैं, ऐसे दोनों कंडीशन में दोनों को हम रक्त प्रदर ही बोलेंगे, अस्त्रिकदर ही बोलेंगे, तो उसमें यह बहुत अच्छा फायदा करता है। ऊर्ध्वाधो रक्त पित्तम चा, ऊर्ध्व और अधोग रक्त पित्त में दोनों कंडीशन में बहुत अच्छा काम करता है। ऊर्ध्व रक्त पित्त में क्या होगा, नाक, कान, मुंह, आंख, इन सब से रक्तवाहिनी फूट जाएगी और वहां से ब्लड आने लगता है। अधोग रक्त पित्त में क्या होगा कि योनि मार्ग, गुद मार्ग, मूत्र मार्ग, वहां से रक्तवाहिनी फटने की वजह से, क्यों रक्तवाहिनी फट रही है, तो एक तो पहले ये देखना चाहिए कि रक्त के मृदु पाक से सिराएं बनी है, और रक्त के खर पाक से कंडरा और स्नायु बनी है, अब मृदु पाक से रक्त बनी है। अब उसमें वो ना सिराएं जो रहती है वो बहुत सॉफ्ट रहती है, बहुत नाजुक रहती है। अगर रक्त में पित्त जो है आश्रय आश्रय भाव से संबंध से रह रहा है, और यहाँ पे रक्त पित्त में क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा उष्णता और तीक्ष्णता बढ़ रही है। उष्णता मतलब हीट बढ़ रहा है, तीक्ष्णता में इतना ज्यादा तीक्ष्ण है कि वो रक्त वाहिनियों का जो 3 वॉल्स रहते हैं, ट्यूनिका इंटरना, एक्सटर्ना, मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, मीडिया, एक्सटर्ना जो है, उनको रक्त वाहिनियों को, वॉल्स को तोड़ देता है, बस्ट हो जाता है, और वहां से अंदर ही अंदर ये होने लगता है, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, और उसी को हम लोग रक्त पित्त बोलते हैं। ऊपर के मार्ग से निकल रहा है तो उसको हम ऊर्ध्व रक्त पित्त बोलेंगे, नीचे के मार्ग से निकल रहा है तो उसको हम अधोग रक्त पित्त बोलेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। और रक्त और पित्त दोनों क्वालिटेटिवली, मतलब गुणतः बढ़ जाते हैं, और क्वांटिटेटिवली भी बढ़ जाते हैं, मतलब वॉल्यूम भी बढ़ जाता है बॉडी में। 5 लीटर अगर ब्लड है हमारे शरीर में, तो यह ना 8 लीटर हो जाएगा, क्योंकि पित्त मिल गया है, और वो भी द्रव गुण से मिल जाता है, कभी 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 उष्णता और तीक्ष्णता से बढ़ जाता है। तो पित्त जो है ना अपने सारे लक्षण दिखाने लगता है उसमें, तो हीट बहुत ज्यादा रहती है, पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन होती है, थोड़ा भी धूप सहन नहीं होता है। और उसका हेतु देखेंगे तो सरसों का तेल बहुत ज्यादा मात्रा में खाना, लाल मिर्ची पाउडर, विदाही अन्नपान का सेवन करना, ऐसे शाक सब्जियों का सेवन करना जो पित्त बढ़ाते हैं, इन रात्रि जागरण करना, चिंता करना, अति क्रोध करना, ये सब कारण की वजह से क्या होता है, रक्त पित्त हो जाता है। उसके बाद में रक्तवांतर विशेषता, किसी को खून की उल्टी हो रही है, अब जैसे यक्ष्मा का रोग है, राज यक्ष्मा, ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, तो उसमें इतना ज्यादा वीकनेस आती है खांस खांस के, कि लंग्स जो रहते हैं वो, उसके जो पैरेन्काइमल लेयर्स रहते हैं बहुत वीक होते हैं। तो एक तो उत्क्लेश भी होता है, अग्निमांद्य भी रहता है राज यक्ष्मा में, और वह व्याधि है ही कि उसमें जाठराग्निमांद्य रहता है, दांतों का क्षय होता है, वायु का प्रकोप, तीनों दोषों का प्रकोप हुआ रहता है, तो खांसी बहुत ज्यादा आती है, श्वास लगने लगता है, फिर प्रतिशाय होने लगता है। ऐसे कंडीशन आप लोगों को पता है राज्यक्षमा में, मतलब त्रिविध रूप राज्यक्षमा, षडविध रूप राज्यक्षमा, और एकादश रूप राज्यक्षमा, ऐसा बताया है उसमें। अंसा भी ताप है, फिर विड़ भेद है, ऐसे बहुत सारे कंडीशन है कि जिसमें राज्यक्षमा हमें पता चल जाता है, वेट लॉस हो रहा होता है, अग्निमांद्यता रहती है, तो उसमें क्या होता है कि वॉमिटिंग बहुत ज्यादा आता है, उल्टी आती है, और रक्त वाहिनी फट जाती है, और उसकी वजह से रक्त की वांति होती है, मतलब रक्त की उल्टी होती है। ऐसे कंडीशन में इंस्टेंट काम करने वाला कौन सा दवाई है, तो यह चंद्रकला रस है। उसी तरह से मूत्र कृच्छानि सर्वाणी नाशे नात्र संशया, मतलब अगर यूरिन में बर्निंग मिक्चुरेशन हो रहा है, और मिक्चुरेशन के टाइम पे बहुत ज्यादा दाह हो रहा है, और बहुत कम मात्रा में डिप डिप हो रहा है, और अभी क्या है ना, मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको यूटीआई बैठा हुआ है, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ऐसे हुआ रहता है, पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं, पानी कम पीते हैं, और जैसे ही आते हैं ना, तो लेडीज पेशेंट, मतलब छोटी छोटी बच्चियां भी आती है ना, जो पब्लिक टॉयलेट यूज करती है, जो क्लीनिनेस नहीं रहता, अनहाइजीनिक रहता है, तो उसकी वजह से ना ड्रॉप ड्रॉप उनका यूरिन निकलता है, और पेट पकड़ के ऐसे रोते हुए आती है। ऐसा सिम्टम्स हमें दिखता है, ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स से हमें पता चलता है कि मूत्र कृच्छता होता है। तो इसमें हम लोग चिकित्सा क्या देते हैं कि चंद्रकला रस देते हैं। किसके साथ देते हैं, तो गन्ने का रस 2-3 लीटर जितना पीना है पी लो,
आराम से। तो उससे क्या होगा, चंद्रकला रस देते हैं तो हीट कम हो जाता है बॉडी का। और वो मूत्रल है, इक्षु रस जो है गन्ने का रस, वो मूत्रल है, वो पीते ही ना 1 घंटे में बहुत अच्छे से यूरिन होता है। अच्छे से यूरिन होता है तो सारा हीट निकल जाता है, सारा इन्फेक्शन निकल जाता है। इसलिए ना चंद्रकला रस का प्रयोग बहुत अच्छा रहता है, आप लोग प्रयोग करिए। और कंपनी मेड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कम से कम करिए, ज़्यादा कंपनी मेड पे डिपेंडेंट मत रहिए। कंपनी की दवाइयाँ जो रहती है अच्छी नहीं रहती है। स्वर्ण भस्म बोलते हैं लेकिन स्वर्ण ही नहीं होता, गंधक रसायन में गंधक ही नहीं होता, कन्यालवादी वटी में लौह भस्म ही नहीं होता। इस तरह से बनाया जाता है। एक कंपनी ने तो च्यवनप्राश बनाया था, तो उसमें आंवला ही नहीं था और उसमें से पानी निकल रहा था। फिर लैब टेस्ट किया गया तो पता चला कि उसमें लौकी है, दूधी भोपला जो बोलते हैं ना, लौकी, बॉटल गार्ड, वह पाया गया उसमें। तो आंवला डाल ही नहीं, इतना डिमांड बढ़ रहा है कि च्यवनप्राश खाना है, फिर ये खाना है, वो खाना है, और उतना प्रोडक्शन नहीं है आंवले का। तो वो लोग ना क्या करते हैं, आंवला को हटा देते हैं और जो लौकी होता है, लौकी की सब्जी आप लोग खाते हैं, लौकी का वो लोग बना के और बेच रहे हैं। ऐसा बहुत सारा, इसलिए कंपनी मेड मेडिसिन पे भरोसा मत करिए। सबसे ज़्यादा अच्छा दवाई है तो आप खुद बनाइए, जितना खुद बनाएंगे वो दवाइयाँ ज़्यादा अच्छी रहती हैं। तो यहाँ पर मेन मुद्दा यह है कि मूत्र कृच्छता को ये दूर करता है। नाशे नात्र न संशया, मतलब इस ये नाश करता है ये सारी बीमारी को। न अत्र संशया, कोई भी शंका नहीं करनी चाहिए। आप तो लोगों ने जो कहा है उसको ब्लाइंडली विश्वास करके देना चाहिए। और दूसरा बात है कि पेशेंट जो रहते हैं उनको रिजल्ट आता है, पेशेंट बोलते हैं कि हमें बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। 1 मिनट रुकिए, मुझे अटक रहा है। अब ये चंद्रकला रस जो है, ये क्या क्या काम करता है वो जानना बहुत जरूरी है। तो ये रक्त वाहिनियों का प्रसादन करता है। रक्त वाहिनियों को प्रसादन करने वाली कौन सी द्रव्य है आप बताइए। तो आप लोग को मालूम ही नहीं होगा। तो ताप्यादि लौह रहता है, रक्त पाचक रहता है। फिर चंद्रकला रस, ये रक्त वाहिनियों का प्रसादन करता है। मतलब प्रसादन का मतलब क्या है कि नए सेल्स बनाता है। ट्यूनिका इंटरना, मीडिया एक्सटर्ना के नए सेल्स बनाता है, रीजनरेट करता है। जितना वो वॉल्स अच्छे रहेंगे उसके, मतलब जो आर्टरीज और वेन्स के जो लेयर्स हैं वो अच्छे रहेंगे, उतना वो आर्टरी और वेन मजबूत रहेगा। तो कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा, रक्तवाहिनी फूटेगी नहीं, कोरोनरी आर्टरीज मजबूत रहेगी, और वहाँ पे प्लेक फॉर्मेशन, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस नहीं होगा, कैल्सिफिकेशन नहीं होगा, फाइब्रोसिस नहीं होगा, और वह हमेशा अच्छा रहेगा। इसलिए चंद्रकला रस का प्रयोग रक्त प्रसादन और रक्त वाहिनियों के प्रसादन के रूप में बहुत अच्छा रहता है। दूसरा, ये स्तंभक रहता है। दूसरा मतलब कि रक्त वाहिनियां अगर फट रही हैं और वहां से खून आ रहा है, रक्त पित्त जैसे संप्राप्ति होती है या कैसे भी, तो जब चंद्रकला रस दे दिया जाता है ना, तो ये क्या करता है, रक्त का क्लॉटिंग करने लगता है। इसमें ऐसे द्रव्य हैं, घटक द्रव्य, जो क्लॉटिंग फैक्टर को एनहांस करते हैं। तो ना क्लॉट होने में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। मैंने ऐसे पेशेंट को, हीमोफीलिया के पेशेंट को दिया, जिनको एलोपैथी डॉक्टर बोलता है कि हीमोफीलिया का तो इलाज ही नहीं है। हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और उसमें क्लॉटिंग फैक्टर कुछ कुछ रहता है, वह नहीं रहता, उसकी डेफिशिएंसी रहती है परमानेंट। तो अगर शेविंग करते हुए कट गया, खून आ रहा है तो आते रहता है, आते रहता है, फिर उसको बंद करना बहुत मुश्किल रहता है। तो ऐसा ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जो बोलते हैं, हीमोफीलिया जैसे बड़ी बड़ी बीमारी रहती है, वो असली में तिरक रक्तपित्त है। उसमें चंद्रकला रस का प्रयोग मैंने किया है, वो मतलब स्तंभन होने लगता है, खून बंद हो जाता है और वो परमानेंट ठीक हो जाता है। ये बात एलोपैथी के डॉक्टर्स, मॉडर्न साइंस को मालूम ही नहीं है, आयुर्वेद को मालूम है। और आयुर्वेद के जो डॉक्टर है ना, वो एक तो निराश रहते हैं, बीएमएस में एडमिशन ले लेते हैं, फिर कॉलेज में जैसे ही एडमिशन होता है तो बोलते हैं, वहाँ पढ़ाया जाता है स्तोश्चु नाश्चु, एचो यवा यावह। वो बोलते हैं ये क्या पढ़ रहे हैं, ये हम मतलब क्या संस्कृत संस्कृत पढ़ रहे हैं, पदार्थ विज्ञान पढ़ रहे हैं, आकाश महाभूति ना। फर्स्ट ईयर में ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आता है, तो थोड़ा तो सहारा मिलता है कि एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, थोड़ा तो अच्छा लगता है कि मेडिकल साइंस, ये फैक्ट है। मतलब ऐसा जो पैटर्न बना दिया गया है ना, और उसके बाद में संस्कृत पढ़ना, रामा रामो रामः, देव देवो देवाः, ये सब पढ़ना एकदम अजीब लगता है। फिर उसके बाद में फर्स्ट ईयर निकल जाता है, उसमें बस पास होने का रहता है टेंशन। फिर सेकंड ईयर में जाते हैं तो इतना बड़ा बड़ा द्रव्य गुण, द्रव्य गुण का रस वीर्य विपाक याद करो, उसके बाद में रस शास्त्र पढ़ो, फिर उसके बाद में अगत तंत्र पढ़ो, आयुर्वेद भी पढ़ो, मॉडर्न भी पढ़ो। ऐसे कंफ्यूजन रहता है कि आगे क्या करना है, आयुर्वेद चलेगा कि नहीं चलेगा। फिर थर्ड ईयर में जाते हैं, फिर फोर्थ ईयर में जाते हैं, 4 साल 4.5 साल ऐसे ही निकल जाते हैं ये समझने में कि क्या करना है। उसके बाद में इंटर्नशिप आ जाता है, तो इंटर्नशिप में फिर और डिप्रेशन आता है कि आगे क्या करना है। फिर टेंशन आता है कि इंटर्नशिप में आने के बाद कि एमडी करना है, फिर एमडी की तैयारी करो। एमडी में हुआ तो हुआ, जिसको एमडी में नहीं हुआ वो डिप्रेशन में आता है, फिर छोटा मोटा जॉब कर लो,
और पहले से ही फर्स्ट ईयर में ही लोग को लगता है कि हम डॉक्टर बन गए, डॉक्टर आता जाता कुछ नहीं, लेकिन हमें लोग पूछे ऐसा करके ना हॉस्पिटल ज्वाइन कर लेते हैं। ये सब क्या है कि अपना डिप्रेशन को निकालने के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद में क्या किया जाता है कि कोई छोटा मोटा जॉब कर लो, और फिर उसके बाद में आयुर्वेद का कोई पूछेगा तो दवाइयाँ दो, तो बैद्यनाथ की मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, कोई दवाई का ऐसे प्रिस्क्रिप्शन दे दो, पेशेंट ठीक हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो आयुर्वेद को गाली दो कि आयुर्वेद से होता ही नहीं है। ऐसा फिर डिप्रेशन रहता है लोगों के मन में, कोई पढ़ाने वाला नहीं रहता, कोई गाइड करने वाला नहीं रहता। और जो गाइड करने वाला रहता है ना, वो इतना हाईफाई भाषा बोलते हैं, समझ ही नहीं आता, ऐसे बाउंस होता है पूरा, वो क्या बोल रहे हैं कुछ समझ ही नहीं आता। तो ऐसे कंडीशन में हमें ना जो मतलब प्रतिकूल परिस्थितियों में हमें आगे बढ़ना है। इसलिए ना आयुर्वेद के ये सारे जो चीज है ना, चंद्रकला रस का प्रयोग कैसे होता है आयुर्वेद के हिसाब से पढ़िए, समझिए। अगर कोई नहीं पढ़ा रहा है तो उसको पूछिए, बार बार कॉलेज में पूछिए कि ये चंद्रकला रस का कार्य कैसे हो रहा है, हम क्यों इसका प्रयोग कर रहे हैं, आप लोग पूछिए, क्वेश्चनिंग तैयार करिए। और अगर अपनी आत्मा को क्या है कि भगवत गीता में लिखा है कि आत्मा का उद्धार करना खुद ही को पड़ता है। अगर अंधकार में डालना है तो खुद ही अंधकार में डालते हैं, और उजाले में लेके जाना है तो खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। कोई गाइड करेगा ठीक है, जो गुरु मिले वो करेंगे, लेकिन खुद का उद्धार खुद करना पड़ता है। इसलिए पढ़िए और विश्वास करिए कि आयुर्वेद से बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक होती हैं। उसको आप देखिए, अनुभव करिए, और जो चीज़ नहीं समझ आ रहा मुझसे पूछिए। तो यह रक्त प्रसादन करता है, स्तंभन कार्य करता है। इसलिए ना यह क्या करता है कि जो जो इसमें घटक द्रव्य है वह रक्त वाहिनियों को बल देती है। तो जितना भी ना आर्टरीज और वेन्स का प्रॉब्लम रहता है, एन्यूरिज्म जैसी कंडीशन रहती है जिसमें ब्रेन को जाने वाली जो रक्त वाहिनियां रहती है ना, संकुचित हो जाती है, कभी कभी बलून जैसा फॉर्मेशन हो जाता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि ब्रेन को ब्लड नहीं मिल पाता, और फिर ना उसके कॉम्प्लिकेशन में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो ये अगर ऐसी कंडीशन में पेशेंट आ रहे हैं, तो हम लोग ना मतलब एलोपैथी का रिपोर्ट्स लेके लोग आते हैं ना कि एन्यूरिज्म है, और कोई पूछता है, कोई रिश्तेदार या कुछ, कि इसका क्या इलाज है, लोग को समझ ही नहीं आता कि इसका इलाज क्या है। ये चंद्रकला रस में बताया है कि एन्यूरिज्म का इलाज है। वेरिकोज वेन्स का क्या इलाज है, वेरिकोज वेन्स का कुछ समझ ही नहीं आता कि वेरिकोज वेन्स में क्या करना है, उसमें सर्जरी करना है कि उसमें ये करना है, उसमें वो करना है, समझ ही नहीं आता। वेरिकोज वेन्स की ये दवाई है चंद्रकला रस। ये क्या करता है, ट्यूनिका इंटरना एक्सटर्ना में जो शिथिलता आ गई है रक्त वाहिनियों में, उसको ये मजबूत करके अच्छा बना देता है। इसलिए चंद्रकला रस का प्रयोग करना चाहिए वेरिकोज वेन्स में। उसी तरह से मनुष्य को अगर अंग में अंतर्दाह है, बहिर्दाह है, रुधिर वाहिनियां जो है वो बहुत ज्यादा जाड़ हो गई हैं, ऐसे डायलेटेड हो गई हैं, जैसे वेरिकोज वेन्स में होती है, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से चक्कर आना, सार्वदेहिक लक्षण देख रहे हैं, चक्कर आना, मूर्छा होना, भ्रम होना, मतलब ऐसे चक्कर आ रहा है पित्त के बढ़ने की वजह से, मूर्छित हो रहा है पेशेंट बार बार। और उसी तरह से क्या हो रहा है कि पित्त और रक्त वाहिनियों की बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं, उसको आयुर्वेद के दृष्टिकोण से आयुर्वेद का हेतु निकाल के, हेतु दोष दूष्य समूर्छना समझ के, फिर अगर इलाज ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रखा, बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से अगर सेंद्रिय विष का शरीर में गया, मतलब जो ऐसे विष जो खाने पीने के गड़बड़ के वजह से सेंद्रिय विष तैयार हो रहे हैं, सेंद्रिय मतलब कार्बन वाले जो विष हैं उस तरह के तैयार हो रहे हैं बॉडी में, तो उसमें रक्त जो रहता है वो खराब हो जाता है, रक्त की दुष्टि हो जाती है। रक्त की दुष्टि होने से ना इंसान भ्रम में जाता है, फिर इररिलेवेंट टॉकिंग करता है जिसको हम प्रलाप बोलते हैं। उसी तरह से ज्वर हो जाता है उसको, फिर कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में। और फिर दूसरा क्या होता है कि जंतु आए या जंतु ना आए, जंतु मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया और वायरल, ये इनका जो इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से ये रहे या ना रहे, शरीर ना कमजोर हुआ रहता है पित्त की वजह से। तो कभी कभी क्या होता है, मूत्र कृच्छता हो जाती है, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, तो यूरिन जो रहता है वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो यूरिन ना अच्छे से नहीं निकल पाता, और होता है तो जलन युक्त रहता है, बहुत कठिनाई से निकलता है। इसी तरह से मूत्राघात, जिसमें यूरिन आता ही नहीं है, वो मूत्राघात जो रहता है वो 13 प्रकार का बताया है अपने ग्रंथों में, माधव निदान में। तो उसमें अगर हमने चंद्रकला रस का प्रयोग किया, बहुत अच्छा फायदा होता है, इतना अच्छा फायदा होता है ना कि क्या बताएं। उसी तरह से पित्त का तीक्ष्णत्व और उष्णत्व गुण अगर कोई भी व्याधि में बढ़ गया है, तो उसमें सारे उष्णत्व तीक्ष्णत्व को कम करना। अब जैसे ऐसा सोचिए कि कोई आपने सब्जी बनाया, या दाल बनाया, उसमें बहुत ज्यादा ना तीखा डाल दिया, तो वो खाया जाएगा क्या, आपको नहीं खाया जाएगा।
तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि और थोड़ा सब्जी डालते हैं, थोड़ा मतलब मैं ऐसा बता रहा हूँ कि जो किचन वाला खाना रहता है उसमें और सब्जी वब्जी डाल के उसको तीक्ष्णत्व उष्णत्व कम किया जाता है। उसी तरह से बॉडी में अगर उष्णता तीक्ष्णत्व बढ़ गए तो बॉडी टॉलरेट कर पाएगी क्या? नहीं करेगी, तो उसकी वजह से अम्ल पित्त होने लगेगा, फिर अंतर्दाह होगा, बहिर्दाह होगा, कभी रक्त पित्त बन सकता है, कभी विसर्प हो सकता है, कभी कुष्ठ रोग हो सकता है, कुछ ना कुछ व्याधि हो सकता है। तो इसीलिए चंद्रकला रस मेडिसिन के रूप में प्रयोग किया, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से आंखें जो रहती है वह इधर उधर घूमने लगती है पित्त के वजह से, फिर आंखों में बर्निंग सेंसेशन होने लगता है। उसी तरह से आंखें जो रहती है दर्द होने लगती है पित्त के प्रकोप की वजह से। चक्षुस्तेजामयो चक्षुस्तेजोमयम तस्य विशेषा श्लेष्मतोमयम। चक्षु जो है वो आलोचक पित्त का स्थान है, और वहां पे हीट बहुत रहती है आंखों में। जब पित्त बढ़ जाता है तो बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होने लगता है। फिर आंखें कभी कभी लाल हो जाती है, जिसको कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, आंखें लाल होना, ये सब पित्त के बढ़ने की वजह से होता है। फिर क्या होता है कि सिर की जो सिराएं रहती है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है, बहुत ज्यादा ऐसे फड़कने लगती हैं बहुत ज्यादा, और कभी कभी ना ऐसा पेनफुल होने लगती है। एक ही नस हाइपर एसिडिटी या माइग्रेन की वजह से बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। उसी तरह से पेशेंट इररिलेवेंट टॉकिंग करने लगता है। फिर उसके बाद में पूरा शरीर मस्तिष्क जो रहता है वो एकदम गर्म हो जाता है। और दूसरा क्या है कि कभी कभी बीपी बढ़ गया, हाइपरटेंशन हो गया, तो सर दर्द, सीवियर हेडेक होने लगता है। और तो ऐसे में जो ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा है ब्रेन में, तो उसको कम करने के लिए चंद्रकला रस का प्रयोग कर दिया जाए तो वो प्रेशर को कम कर देता है। कैसे कम करेगा कि रक्त वाहिनियों को ये, अगर वहां पे कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है और ब्लड जा रहा है तो वो प्रेशर से जा रहा है, हार्ट पंप कर रहा है, प्रेशर से ऊपर जा रहा है, ब्रेन में जा रहा है। तो ये क्या करती है, रक्त वाहिनियों को ताकत देती है, स्ट्रेंथ देती है, तो जो कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ है उसको नॉर्मल अवस्था में वो आ जाते हैं। और दूसरा क्या है कि उष्णत्व तीक्ष्णत्व को बैलेंस कर देते हैं, इसलिए ना ब्लड प्रेशर जो रहता है वो एकदम नॉर्मल हो जाता है। इसी को हम रिसेप्टर की भाषा में बोलेंगे बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो रहते हैं उसको ये बैलेंस कर देता है, वो जो रिसेप्टर्स रहते हैं, इसलिए ना बीपी जो रहता है वह ठीक हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बीपी की डायरेक्ट यही चंद्रकला दवाई है, इसका एक्शन धीरे धीरे होगा, पित्त का शमन होगा, बॉडी में अंतर्दाह वगैरह कम होगा, मूत्र प्रवृत्ति अच्छे से होगी, स्लोली स्लोली होगा एकदम। चंद्रकला ले लिया और बोलेंगे एटेनॉल प्रोपेनॉल उस या डेपिन एमाइलोडेपिन इस तरह से तुरंत कम रहे, ऐसा नहीं होगा, स्लोली स्लोली इसका काम होगा। और बीपी में जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, उष्णता तीक्ष्णता, वह सब कम हो जाएगा। उसी तरह से सान्निपातिक ज्वर जब रहता है तो रोगी बहुत ज़्यादा बेहोश हो जाता है, फिर उसका हीट बढ़ने लगता है। उसी तरह से उसको ना ऐसे बेचैनी बहुत ज़्यादा होने लगती है, रोगी बहुत ज़्यादा दुखी दिखने लगता है, उसको क्रोध आता है, चिड़चिड़पना बढ़ जाता है। उसी तरह से उसको कोई भी चिकित्सा करते हैं तब भी ना उसको बॉडी में गर्मी ही गर्मी लगती है। तो एलोपैथी के डॉक्टर्स क्या करते हैं, सलाइन लगाते हैं ऐसी कंडीशन में, या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लगाते हैं। तो इस सब से तो वो उस टाइम पे सप्रेस कर देते हैं, लेकिन वो पित्त बार बार हो जाता है, उसमें चंद्रकला रस का प्रयोग कर दिया जाए ना तो बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर कभी कभी क्या होता है कि धूप में घूमने की वजह से या फिर अग्नि के पास बहुत ज़्यादा काम करने से, जैसे अपनी माताएं बहनें जो किचन में बहुत देर तक काम कर रही हैं, उनको पसीना आ रहा है और गर्मी ज़्यादा लग रही है, या चूल्हे पे काम कर रही हैं। पहले तो ये रहता था, गाय का गोबर का उपले रहते थे और उससे खाना बनता था चूल्हे में, तो दिन भर हीट में रहना पड़ता था। और उनके लिए ना फैन और एसी वगैरह नहीं रहता था गांव में, और दिन भर आंखों पे धुआं लग रहा है और चूल्हे पे खाना बनाना, अब चूल्हे में खाना बनाना बहुत ऐसे रहता है, बहुत टाइम लगता था, बहुत धीरे धीरे। बाद में स्टोव आया, स्टोव आने के बाद गैस सिलेंडर आया, तो और भारतीय लोगों ने तो बहुत ज़्यादा विरोध किया कि हमें गैस नहीं चाहिए, इस ये कैसा साइंस है, और मतलब पहले विरोध हुआ था, ऐसा मैं इतिहास में पढ़ा हूँ। तो फिर ना अंग्रेजों ने लाया था ये सब गैस और एलपीजी सिलेंडर वगैरह, सब अंग्रेजों ने बनाया था और फिर ये भारत में आया। तो ना क्या मैं ये बता रहा था कि चूल्हे पे ज़्यादा काम करना, इस वजह से बॉडी में हीट बढ़ जाती है। और जो स्त्रियां रहती है ना वो अपने पे ध्यान नहीं देती हैं, वो डिवोटेड रहती है, फैमिली को अच्छा करना है, फैमिली के लिए। या फिर ना बहुत ज़्यादा दारू पीना, बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से बॉडी में हीट बढ़ जाता है। या अति व्यायाम करना, खाना वाना खा के और तुरंत जिम में जाओ और 2-2 3-3 घंटा जिम में एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज करो, इसके वजह से क्या होता है कि बॉडी में हीट बढ़ जाता है। और तो ऐसे कंडीशन में जहाँ हीट बढ़ रहा है और रक्त पित्त जैसे संप्राप्ति हो रही है, या बॉडी में अम्ल पित्त हो रहा है, या स्किन का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसमें यह चंद्रकला रस का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और सानिपातिक ज्वर में भी और दवाइयों के साथ में इसका योजना करना चाहिए।
अगर पित्त को कम करे तो सानिपातिक अवस्था में जयमंगल रस के साथ या बृहद कस्तूरी भैरव रस के साथ अगर इसका प्रयोग कर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से ज्वरोष्मा जब बढ़ गया है, बुखार बहुत ज्यादा आ रहा है और आंखें जो है वो दुख रही हैं बहुत ज्यादा, और नाक से खून आने लग रहा है, ऐसा नक्सीर जो बोलते हैं, नाक से ब्लीडिंग होना, मुंह से बहुत ज्यादा ना वाफ निकलने जैसा हो रहा है, हीट ज्यादा बुखार आने की वजह से, तो उसमें चंद्रकला रस जो रहता है ना, उसको दूध के साथ और मिश्री के साथ मिक्स करके अगर पिला दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होगा। या सारी वाद्यावलेह, सारीवा सारीवा से बना हुआ जो अवलेह है, या फिर हल्दी का पतला अर्क या पानी इनके साथ दे दिया जाए, या गुलकंद के साथ या आंवले के मुरब्बा के साथ या प्रवाल पिष्टी के साथ दे दिया जाए, तो ये जो ऊष्मा है उसको बैलेंस कर देता है, बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से गला दुखना, उसमें बर्निंग होना, छाती में दुखना, हार्ट बर्न होना, जो पित्त बढ़ा हुआ है ऐसे कंडीशन में बहुत ज़्यादा हार्ट बर्न रहता है, बहुत गले में, कंठ में, उर में, सब जगह बर्निंग होने लगता है, छाती सूजने जैसा लगने लगता है, उसके साथ में कभी कभी खून की उल्टी होने लगती है, खांसते खांसते खून आने लगता है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है। तो अब चंद्रकला रस को अनार का जो अवले रहता है, दाड़िमा अवले मार्केट में मिलता है, उसके साथ दे दीजिए। दाड़िमा अवले मार्केट से लेने से अच्छा है कि आप खुद बना लीजिए, बहुत अच्छा है, और खुद का बनाया हुआ ज़्यादा अच्छा रहता है। उसी तरह से क्षय रोग जो रहता है राज्यक्षमा में, उसमें शुरुआत में क्या रहता है कि रक्त की उल्टी होने लगती है। जब राज्यक्षमा होता है तो रक्त वाहिनियां और फूट जाती हैं, मतलब जो प्राणवायु स्रोत उसका फुफ्फुस है वो बहुत वीक होता है, खांसते 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 से खून आने लगता है, तो उसमें ना तुरंत ही खून को बंद करना जरूरी है। तो इसीलिए ना रक्त का प्रसादन करना, रक्त वाहिनियों को प्रसादन करना, और स्तंभन गुण ऐसा किसमें है तो चंद्रकला रस में, तीनों तरफ से ये काम करता है, रक्त का स्तंभन भी करता है और रक्त वाहिनी को भी अच्छा करता है, रक्त को भी अच्छा करता है। इसलिए ना, और इसीलिए क्या करना है कि चंद्रकला रस और रौप्य भस्म का सेवन कर दिया जाए अनार के लेयर के साथ, तो बहुत अच्छा फायदा होगा। और या फिर प्रवाल पिष्टी का प्रयोग कर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होगा, और पंचकर्म चिकित्सा में विरेचन दे दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। क्षय रोग में मृदु विरेचन बोला है, क्योंकि मल से ही बल रहता है, तो तुरंत ही स्ट्रांग विरेचन नहीं देना है, नहीं तो ना मल निकल जाएगा तो रोगी का दोष धातु तो क्षय हुए ही रहते हैं, और मल से ही पेशेंट बचा हुआ रहता है, उसमें हमने विरेचन दे दिया तीक्ष्ण, तो पेशेंट मर जाएगा। इसलिए मृदु विरेचन, मृदु विरेचन में क्या है कि किशमिश भुगा को रखिए रात को और सुबह खिला दीजिए, या फिर दिन भर रखिए और शाम को खिला दीजिए, सुबह पेट साफ हो जाएगा। तो मृदु विरेचन, थोड़ा थोड़ा पित्त निकलते जाएगा, पेशेंट को फिर अच्छा लगेगा। उसी तरह से ऊर्ध्वक रक्तपित्त जब रहता है तब चंद्रकला रस का बहुत ज्यादा अच्छा उपयोग रहता है। रक्तपित्त मतलब शरीर में होने वाला रक्तस्राव, इसको ऐसा माना जाता है। तो पित्त का तीक्ष्णत्व गुण बढ़ने की वजह से पित्त जो रहता है वो विदग्ध हो जाता है। विदग्ध मतलब वो कच्चा पित्त रहता है और दूषित पित्त रहता है, और यह फिर रक्तस्राव का कारण होता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि रक्त की दृष्टि हुई, पित्त की दृष्टि हुई, तो तीक्ष्णत्व आदि गुण बढ़ जाते हैं, और फिर नाक से, कान से, मुंह से, सब जगह से ये खून आने लगता है। यह स्राव कुछ देर के बाद बंद हो जाता है, लेकिन ये बार बार होता है, बार बार जो रिकरेंस होता है, थोड़ा भी धूप में गए तो खून आने लगना, यह खून अगर ज्यादा आएगा तो एचबी कम होने का डर रहता है, पेशेंट को फिर एनीमिक, सीवियर एनीमिक हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि रक्तपित्त ना कभी कभी उपद्रव के स्वरूप में रहता है, मतलब परतंत्र व्याधि रहता है, मेन व्याधि कुछ और रहता है, जैसे आंतरिक सन्निपात रहता है, जिसको हम एंटेरिक फीवर बोलते हैं। तो उसमें ऊर्ध्वक रक्तपित्त भी हो सकता है, अधोक भी हो सकता है, तिर्यक भी हो सकता है। और जिस तरह से जो सांप होता है वह फुफकार मारता है, उसी तरह से ये जो बीमारी है रक्तपित्त, वह भी आशुकारी है। सांप जिस तरह से ऐसे डराता है, उसी तरह से रक्तपित्त नाक से खून आने लगता है, तो वो मनुष्य को डराता है कि नाक से खून आ रहा है। तो इसमें ना रक्त पित्त के साथ में पेट दर्द होने लगता है, अग्निमांद्यता रहती है, पित्त का उष्णता तीक्ष्णत्व बढ़ जाता है, और कभी कभी उल्टी में खून आने लगता है, मुंह सूखने लगता है, बहुत ज्यादा प्यास लगने लगती है, पेट में जलन होने लगती है, पूरे बॉडी में, हाथ पैर में जलन होने लगती है, पूरे बॉडी में जलन होने लगती है, पेट दर्द हमेशा रहता है, मतलब पित्तज उदरशूल रहता है, रक्त पित्त में ऐसा सिम्टम आता है। तो जो पित्त दोष बढ़ा हुआ है, कभी कभी अल्सरेशन भी हो जाता है, डिओडिनल अल्सर, पेप्टिक अल्सर, ये हो जाता है, तो उसमें चंद्रकला रस का प्रयोग हर तरह के पित्त के बढ़ने वाले प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छा काम करता है। अधोग रक्तपित्त में कभी कभी, अधोग रक्तपित्त दो तरह से काम करता है। अधोग रक्तपित्त कभी कभी इंटेस्टाइन में जाता है तो इंटेस्टाइन में जख्म कर देता है, तो जैसे कि ये क्रॉन्स डिजीज हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, तो उसमें, या कभी कभी रक्तार्श होता है,
जो ब्लीडिंग पाइल्स रहता है उसके फॉर्म में भी अधोग रक्तपित्त का उपद्रव हो जाता है, रक्तार्श। तो उसकी वजह से क्या होता है, रक्तवाहिनियां फट जाती है, और जब भी वो मल त्याग हो जाएगा तो खून आने लगता है, और ये डेली डेली होने की वजह से एचबी डाउन होने लगता है। तो उसमें और जो दवाइयाँ हैं, जैसे क्रॉन्स डिजीज की जो दवाइयाँ हैं आयुर्वेद की, उसके साथ में चंद्रकला रस जरूर देना चाहिए, या फिर ताप्यादि लौ के साथ हम दे सकते हैं। ये सब देने से क्या होगा ना कि वहाँ रक्त का प्रसादन भी होगा, और ये इसका ये बल देगा रक्त वाहिनियों को, उष्णता तीक्ष्णता को कम कर देगा। तो इसका बल बढ़ाने के लिए ताप्यादि लौ दे सकते हैं, या अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो चिकित्सा बताइए, पिच्छा बस्ती वगैरह, वह सब भी देंगे तो ये बहुत अच्छा फायदा करता है। उसी तरह से रक्तार्श में नागकेशर चूर्ण, प्रवाल पिष्टी, प्रवाल पंचामृत, ये सब दिया जाता है रक्तार्श में, उससे भी बहुत अच्छा फायदा करता है। उसी तरह से अधोग रक्तपित्त अब दूसरा होता है, तो मूत्र मार्ग से ये स्त्राव होना, मतलब ब्लीडिंग होना यूरिनेशन के टाइम पे। तो उसकी वजह से किडनीज पे, यूरेटर पे, यूरिनरी ब्लैडर पे स्वेलिंग हो जाती है, और उसमें कभी कभी शर्करा टाइप भी आने लगता है, कभी कभी बालू के कण की तरफ भी आता है। तो ऐसा पता चलता है कि किडनी स्टोन ही था, और उसके वजह से हीट बढ़ने की वजह से पानी कम पड़ गया, और उसके वजह से क्या हुआ कि किडनी स्टोन का पेन बढ़ गया। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग वो दवाइयाँ तो देंगे, मुत्रल दवाइयाँ देंगे, जैसे गोक्षुरादि गुगुल चंद्र प्रभावटी तो देंगे, वरुणादि क्वाथ तो देंगे, लेकिन पाषाण भेद जैसी लेखन करने वाली जो अश्मरी भेदन दवाइयाँ हैं, वह सब का भी प्रयोग करेंगे, और चंद्रकला रस का भी प्रयोग करेंगे। चंद्रकला रस क्या करेगा कि बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन रहेगा, तो जो बर्निंग मिक्चुरेशन हो रहा है, सदाह मूत्र प्रवृत्ति जो हो रहा है उसको ठीक कर देगा, और उसी तरह से सदाह मल प्रवृत्ति हो रही है, और फिर शुक्र स्ताव भी होने के बाद ना बहुत ज्यादा दाह हो रहा है, ऐसे पेशेंट जो रक्तपित्त के पेशेंट होते हैं ना, अधोग रक्तपित्त के, तो एक तो क्या होता है कि उनको ना इरेक्शन होते टाइम में भी बहुत ज़्यादा जलन होती है, फिर वो संबंध रख लेते हैं, और फिर मैथुन के बाद भी बहुत ज़्यादा, शुक्र निकलने के बाद भी बहुत ज़्यादा जलन होती है। तो वो जलन जो है, जो दाह है, उसको कौन कम करेगा, तो चंद्रकला रस जो रहता है वह काम करता है। इसी तरह से स्त्रियों का रक्त प्रदर रहता है, उसमें चंद्रकला रस बहुत अच्छा काम करता है। जब सशुलार्तव मतलब डिसमेनोरिया रहता है, अत्यार्तव जो मेनोरेजिया रहता है जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, और तो उसमें चंद्रकला रस बहुत अच्छा काम करता है। फिर ओवरीज में, फिर गर्भाशय में, मतलब जो बॉडी ऑफ द यूट्रस है, फिर अपत्यमान मतलब सर्विक्स है, उसमें कोई भी कारण से अगर इन्फ्लेमेशन हो गया, जैसे ये हो जाता है, सर्विसाइटिस होता है। कल परसों किसी ने प्रश्न पूछा था इंटरेक्टिव सेशन में कि सर्विसाइटिस में क्या देना चाहिए, तो चंद्रकला रस दीजिए ना, ये हीट कम कर देगा, और वहां पे जो इन्फ्लेमेशन है पित्त की वजह से दाह और पाक हो रहा है उसको वो ठीक कर देगा, तो बहुत अच्छा फायदा करता है। और इसी के साथ में अशोका रिच दे दीजिए, या अशोक मूल दे दीजिए, या कार्पास मूल, मतलब जो इससे कॉटन बनता है, कॉटन जो प्लांट होता है कॉटन का, उसका मूल के साथ दे दीजिए। यहाँ पर कार्पास मूलासव करके दवाई मिलता है, या देवदारवा रिच मिलता है, वो गर्भाशय का शोधन करता है, और उसमें यह प्रॉपर्टी रहती है कि पित्त को वह शमन कर देता है। इसलिए सर्विसाइटिस की कंडीशन हुआ, या यूट्रस में कोई इन्फ्लेमेशन हुआ, या ओवरीज में कोई इन्फ्लेमेशन हुआ, उन सब में साल्फेंजाइटिस वगैरह रहता है, उन सब में भी चंद्रकला रस बहुत अच्छा काम करता है। फैलोपियन ट्यूब का जो रहता है साल्फेंजाइटिस, उसमें भी जो दाह और पाक ऐसे कंडीशन हो रहे हैं उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। उसी तरह से अगर गम्स में स्वेलिंग आ रही है, दांतों से खून आ रहा है, तो बहुत ज्यादा ना बॉडी को ना रक्त पित्त का विकार दिखने लगता है, पूरा ये गम्स रहते हैं वो सूज जाती है। यह बीमारी कभी कभी बहुत ज्यादा प्राण घातक भी रहती है, बहुत ज्यादा तकलीफ देने वाली भी रहती है। तो इसमें सारिवा और चंद्रकला रस का प्रयोग कर दिया जाए, बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। उसी तरह से चंद्रकला रस जो है वह दाह का शमन करता है, और उसके वजह से उन्माद जैसे जो झटके आते हैं, मतलब अगर शरीर में पित्त बढ़ गया और पेशेंट क्रोधी स्वभाव का है, बार बार ऐसे एपिसोड हो गए हैं कि इरिटेटेड माइंड है, और वह उसको टॉलरेट करके बाहर निकलता है, फिर से उसके लाइफ में ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि उसको बार बार क्रोध करना ही पड़ता है, तो क्रोधात पित्तम। तो फिर ना वह इतना मन से बेचैन हो जाता है कि दिमाग में उसका असर होता है, और पित्तज उन्माद हो जाते हैं। तो उसमें कभी कभी हाथों पैरों में जलन होती है, ऐसा पेशेंट बताता है। फिर कभी कभी नाक से, कभी मूत्र मार्ग से रक्त आने लगता है, ब्लड आने लगता है, कभी कभी मूत्र से कुछ तो ऐसे वाइट ऐसे एल्बुमिन टाइप कुछ तो निकलने लगता है। फिर मूत्र थोड़ा होता है और लाल रंग का होता है, क्योंकि वहां पर ब्लड आ रहा है। ऐसे कंडीशन में अगर ब्राह्मी, अनंता, परपटक, इनके साथ में चंद्रकला रस दे दिया जाए, तो ब्राह्मी भी है वो शीत वीर्यात्मक है, फिर अनंता है, परपटक है, वो पित्त का शमन करने वाली है।
इनके साथ अगर प्रयोग कर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होगा। फिर पित्तज प्रमेह में काल में, नील में, हरिद्र में, मंजिष्ठ में, इसमें ये सारे जो प्रमेह के पित्तज टाइप है उसमें चंद्रकला रस का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। तो इसमें मूत्र का रंग जो है काला, नीला, पीला, फिर मंजिष्ठा जैसा, ये सब ना नॉर्मल अवस्था में आ जाता है। नहीं तो अगर हम चिकित्सा नहीं करें तो पेशेंट हर बार मूत्र प्रवृत्ति करके आता है और फिर दाह युक्त रहता है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है और उसको बार बार ठंडा हवा चाहिए, ठंडा पानी चाहिए। ऐसा प्रमेह रोगी बताते हैं, पित्तज प्रमेह के रोगी, उनको अगर हमने दे दिया ना चंद्रकला रस तो बहुत अच्छा फायदा होता है। तो यह चंद्रकला रस पित्त का उष्णत्व, तीक्ष्णत्व को कम कर देता है, बैलेंस कर देता है। और यह दाहनाशक है, मूत्रल भी है, शामक भी है। और ये पित्त का योग्य प्रमाण से यकृत से निस्तारण करने का भी कार्य करती है। इसका कार्य पूरा एरिया है, मतलब यकृत, रक्तवत स्रोत के मूल स्थान यकृत और प्लीहा है। और रक्त के आश्रय में कौन रहता है, तो पित्त रहता है। अब यह पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन किया जा रहा है तो पित्त का उष्णत्व, तीक्ष्णत्व, द्रवत्व यह सब विकृत हो जाता है। और हर जगह चरक संहिता वगैरह में बताया कि स्निग्ध और उष्ण खाने से पित्त विकृत हो गया तो विसर्प रोग हो गया, और फिर पित्त का प्रकोप हुआ तो रक्त पित्त हो गया। जो जो उसका धातु मिलेगा वहां वहां वो जाके वो दुष्टि करेगा और वो व्याधि करेगा। तो अब क्या है कि चंद्रकला रस जो है वो यकृत का कार्य को प्रस्थापित कर देता है फिर से। तो पित्त का सिक्रीशन है वो कम हो जाता है। अब जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन हुआ है, उसमें हाइपर एसिडिटी हो रही है, तो उसमें चंद्रकला रस दीजिए ना तो हाइपर एसिडिटी को कम कर देगा। या गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया, गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया, कोलेसिस्टेक्टोमी कर दिया, तो उसकी वजह से पूरा बॉडी में दाह हो रहता है, तो एंटासिड वगैरह खाना पड़ता है। तो एंटासिड्स का तो साइड इफेक्ट रहता है। क्यों ना हम चंद्रकला रस पेशेंट को दें, तो जिससे दाह वगैरह भी कम हो, एसिडिटी भी कम हो। ये ना पूरा रक्त धातु और पित्त दोष इसको बैलेंस कर देता है। इसलिए चंद्रकला रस का प्रयोग करने से वो शरीर में ठंडक मिलती है। यह अग्निमान उत्पन्न नहीं करता है, और शरीर में जो शोभ हुआ है, इरिटेशन हुआ है, इन्फ्लेमेशन हुआ है, या दाह हुआ है, या जो मन को बेचैन करने वाले भाव हैं, शरीर को बेचैन करने वाले भाव हैं, उसको ये ठीक करता है। कफ प्रधान और कफ वात प्रधान जो औषधि हैं, उनका उनके हम लोग देते हैं तो वह क्या करते हैं कि कफ का शमन करते हैं, कफवात को शमन करते हैं। चंद्रकला रस जो है वो पित्त को शमन करती है ना, पित्त का शमन होता है तो अपने आप कफ का भी शमन हो जाता है अगर विकृत कफ बढ़ा हुआ है, या वात और पित्त का भी शमन हो जाता है, क्योंकि एक दोष को बैलेंस किया, दूसरे दोष दोष अपने आप बैलेंस हो जाते हैं। तो यह सारे रोगों को ठीक करने वाला वीर्यमान औषधि इस रूप से चंद्रकला रस के बारे में बताया है। सुचेखर रस और चंद्रकला रस, इसका अगर कंपैरेटिव स्टडी किया जाए तो सुचेखर रस है वो पित्त का विस्त्रत्व, मतलब जो गंदा स्मेल है उसको ठीक करता है। सरत्व मतलब वो पानी की तरह बहने वाला, उसको ठीक करता है सरत्व। और द्रवत्व, द्रवत्व मतलब लिक्विफिकेट, लिक्विड जैसा। सरत्व जो रहता है वो शरीर में गति, पित्त का जो गति रहता है और मल निकलना, ये सब सर गुण की वजह से होता है, उसको ये बैलेंस कर देता है सुचेखर रस। और पित्त का साम्यता प्रस्थापित कर देता है, मतलब पित्त को बैलेंस कर देता है सुचेखर रस। दूसरा क्या है कि चंद्रकला रस जो है, सुचेखर रस उष्णत्व तीक्ष्णत्व को कम नहीं करेगा, वो अपना काम करेगा, वह सामता को कम करेगा, पित्त पे ऐसे काम करेगा। लेकिन यह जो है पित्त का मेन, चंद्रकला रस उष्णत्व और तीक्ष्णत्व को बैलेंस कर देता है, रक्त वाहिनियों को प्रसादन करता है, रक्त का प्रसादन करता है। इसलिए जहां पर हीट बढ़ी हुई है, उष्णता तीक्ष्णत्व बढ़ा है, वहां पर चंद्रकला रस का प्रयोग करना चाहिए। जहां पर हमें पित्त का विस्तृत्व, असरत्व और द्रवत्व और अम्लत्व को ठीक करना है, मतलब एसिडिक लेवल जब बढ़ गई है और उसको नॉर्मल करना है, तब सुरशेखर रस का प्रयोग करना है। इसको ना बार बार सुनिए, बार बार पढ़िए। सुरशेखर रस का कब प्रयोग करना है, प्रवाल पिष्टि का कब करना है, प्रवाल भस्म, प्रवाल पंचामृत का कब यूज करना है, और पित्त का कौन सा गुण बढ़ा है उसके हिसाब से चंद्रकला रस का कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। इस तरह से कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, पेशेंट में ही करना है हमें, हमें थ्योरेटिकल नहीं करना है। थ्योरेटिकल तो बहुत पढ़ लिया, हमें हमें पेशेंट में करना है, तो हमें और अच्छे से समझ आता है। तो चंद्रकला में कज्जली जो है वो वैवाही है, विकासी है और सारक है, और रसायन है, मतलब पेट भी साफ करती है, धातुओं को नया बनाती है। फिर वैवाही है, विकासी है। वैवाही विकासी आप लोगों को पता है कि विकासी जो रहता है वो संधि बंधनों को मुक्त कर देता है, मतलब अगर वो कॉम्पैक्टनेस है तो। वैवाही जो है वो शरीर में फैल जाता है। इसलिए इस कज्जली का प्रयोग एक कैटलिस्ट के रूप में, योगवाही द्रव्य के रूप में किया गया है। ताम्र भस्म है वो पित्त का सारक है, मतलब यकृत से अच्छे से पित्त को निकालता है, पित्त के स्थान में शक्ति देता है जहां से पित्त का सिक्रेशन हो रहा है। और दूसरा आलोचक पित्त को भी ताकत देता है, भ्राजक पित्त को भी देता है, साधक पित्त को भी देता है।
रंजक पित्त को भी देता है, ये सारे पित्त को, पाचक पित्त को भी देता है। मतलब हर पांचों पित्त को यह चंद्रकला रस, सॉरी ताम्र भस्म जो है वो बैलेंस करता है। उसी तरह से लीन पित्त जो रहता है, लीन पित्त मतलब जो जमा हुआ पित्त है और बहुत ज्यादा डीपली एनरूटेड है, वह ताम्र भस्म उसका स्त्राव अच्छे से कर देता है। ताम्र भस्म का प्रयोग इसलिए ग्वाल ब्लैडर स्टोन में किया जाता है कि वह पित्त जो लीन हो गया है और पत्थर की तरह हो गया है, उसमें लेखन करके और पित्त को निकालना, इसलिए ताम्र भस्म का प्रयोग या त्रिविक्रम रस का प्रयोग ग्वाल ब्लैडर स्टोन में करते हैं। उसी तरह से यकृत से होने वाला जो पित्त है उसका स्त्राव का ये नियमन करता है, मतलब बैलेंस स्टेज में लाता है। फिर अनार है वो पित्त शामक है, मूत्रल है, इसलिए इसका प्रयोग यहाँ पे किया गया है। फिर केवड़ा का जो रहता है, ये पोलन ग्रेन्स जो रहता है, वह शामक है, मूत्रल है और दाह को शांत करने वाला है। सहदेवी वनस्पति इसमें भावना दी है तो वह रसायनी है। शतावरी है वो बल्य है और मूत्रल है। कुटकी है वह पित्त स्राव को कंट्रोल करती है, नियंत्रित कर देती है, यकृत को ताकत दे देती है। ज्वर नाशक है, जिस तरह से हमारी अनीता मैडम है ना, हमारे यहाँ पे इंटरेक्टिव सेशन में अनीता मैडम क्या करती हैं, वो बल देती हैं। इसलिए ना यहाँ पर जो है कुटकी का काम अनीता मैडम दोनों का सेम है, वो यकृत को बल देती है और दाह का शमन करती है, ज्वर का नाशन। वैसे अनीता मैडम का भी गुण है, ये इंटरेक्टिव सेशन में हम लोग माँ बोलते हैं। यह क्या करती हैं कि इंटरेक्टिव सेशन के सारे विद्याओं को एक प्यार से, ममता से, करुणा से इतना कॉन्फिडेंस बढ़ा देती हैं, वह भी जरूरी होता है। मतलब कोई भी इंसान रहता है ना, वो प्यार का भूखा रहता है। अनीता मैडम एक वैद्या भी है, अनीता वशिष्ठ मैडम के बारे में मैं बता रहा हूँ, मैं झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में बता रहा हूँ। तो वह कैसी है कि वह ममता, करुणा, दया ये सब उनमें है, विद्वान भी है, अच्छा बताती है, इसलिए ना कुटकी का कर्म उनकी तरह है। उसी तरह से गुरुचि सत्व जो है वो पित्त शामक है, मूत्रल है, दाह शामक है। पिपली जो है वो रसायन का कार्य करती है। चंदन है वो पित्त का शमन करती है, मूत्रल है, दाह नाशक है। जो सारिवा है वो मूत्रल है, रसायनी है, रक्त प्रसाद। इसमें जितने भी द्रव्य है ना वो मूत्र प्रवृत्ति अच्छा करती है। मूत्रल दवाइयां हैं, बहुत अच्छा काम करती है, रसायन करती है, रक्त का प्रसादन करती है। रक्त का प्रसादन मतलब रक्त धातु को अच्छा क्वालिटी का बनाना। रक्त का धातु ऐसे खराब हुआ है, उष्णता तीक्ष्णता बढ़ी है और शरीर में रक्त की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही है, स्किन में ऐसे पिंपल्स वगैरह आ रहे हैं, रैशेस आ रहे हैं, अर्टिकेरिया हो रहा है, बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं, दाह वगैरह हो रहा है, और दुम्बर कुष्ठ जैसे बहुत सारे कुष्ठ रोग हो रहे हैं, उसमें दाह को कम करता है। तो ये सारे द्रव्य, घटक द्रव्य मिलकर चंद्रकला रस बनाते हैं, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। उसी तरह से मनुका है, यह पित्त शामक है, हृदय है, बल्य है और दाह नाशक है। इसी तरह से चंद्रकला रस ना सिद्ध योग संग्रह में भी बताया है, उसमें कुछ अलग पाठ है। उसमें क्या बताया कि छोटी इलायची का बीज लेना है, इसको चंद्रकला रस सिद्ध योग संग्रह के हिसाब से बताया। छोटी इलायची का बीज, फिर कपूर लेना है, शुद्ध शिलाजित, आंवला, जायफल, केसर, रस सिंदूर, वंग भस्म, अब्रक भस्म, मतलब पारागंधक नहीं है, नहीं पारागंधक है इसमें, पहले रस सिंदूर, उसमें पारागंधक डायरेक्ट लिया है, कज्जली बनाया। इसमें रस सिंदूर मतलब कुपिपक्व रसायन, कज्जली का ही कुपिपक्व रसायन जो रस सिंदूर रहता है उसको लेना है, और उसमें छोटी इलायची का बीज, फिर कपूर, शुद्ध शिलाजीत, आंवला, जायफल, केसर, रस सिंदूर, वंग भस्म, अब्रक भस्म मिला देना है, और उसके बाद में मर्दन करना है। उसके बाद में जो हरी गिलोय रहती है, गुड़ूची, सेमल मूल का स्वरस, इसमें ना 3-3 दिन तक मर्दन करना है। जैसे मतलब पहले गिलोय में मर्दन करना है 3 दिन, और उसके बाद में जो शालमली का मूल रहता है उसमें मर्दन करना है। फिर इसके बाद 3-3 रत्ती की गोलियां बना के छाया में सुखा देना है। यह सिद्ध योग संग्रह का चंद्रकला रस है। तो इसका मात्रा अनुपान है 1 से 2 गोली देना है शहद में मिलाकर, और ऊपर से गाय का दूध देना है, बहुत अच्छा फायदा होता है। और अगर राजयक्ष्मा जैसी प्रॉब्लम है तो बकरी का दूध देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। मैं आप लोगों को ना एक प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ। एक ना 12-13 साल का बच्चा है, उसको ना क्या हुआ कि पोस्ट कोविड ना बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स वगैरह खाया था, काढ़ा पिया था, आयुष काढ़ा 3-3 4-4 बार लिया उसने, तो उसकी वजह से बॉडी में हीट बढ़ रहा था और उसकी आंखें पूरी लाल हो गई थी। तो ना मैंने उसको क्या किया कि चंदन, पद्मक, उशिर, ये जो है ना अपने वर्णगन, वो सारे रक्त का शुद्धि करने वाले द्रव्य हैं, और चंद्रकला रस दिया। और मैंने कहा कि आपको अगर स्त्री स्तन्य मिल जाए, मतलब कोई भी लैक्टेटिंग मदर है, उनका दूध लेके आइए, अच्छे बॉटल में या अच्छे पात्र में लेके आइए, अपना हाथ धो के आँख उससे ही धोइए या ड्रॉपर में भर के और आँखों में डालिए, जिसको हम आश्चोतन बोलते हैं, और ऐसे ड्रॉप से डालना। उन्होंने ड्रॉपर से किया, और उसका जो रेडनेस था ना वो 90% एक ही बार में ठीक हो गया। इतना फायदा करता है। रात को मैंने कहा था कि कर लीजिए इंटरनली चंद्रकला रस और वर्णगन का काढ़ा जो है वह ले लीजिए,
सुबह तक पेशेंट का 90% इतना रिलीफ हो गया। वही एलोपैथी में क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक्स देते हैं, सिप्रोफ्लक्सासिन का आई ड्रॉप्स देते हैं, फिर डेक्सा देते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं, दुनिया भर के सब कचरा चीज़ आंखों में डालते हैं। उससे अच्छा, मैं कचरा चीज़ नहीं बोलना चाहिए, उनका साइंस के हिसाब से वो सही है उनको, लेकिन ये पित्त दोष, पित्त का उष्णता तीक्ष्णत्व ये सब मालूम ही नहीं है। वो लोग कंजक्टिवाइटिस डायग्नोस करते हैं और फिर उस तरह का चिकित्सा करते हैं। क्यों ना हम आयुर्वेद के डॉक्टर हैं तो आयुर्वेद का ही इलाज करें। हम लोग आयुष्चोतन कर सकते हैं, स्त्री दूध नहीं मिल रहा तो गाय का दूध से कर सकते हैं, बकरी का दूध से कर सकते हैं आयुष्चोतन, और चंद्रकला रस इंटरनली दे सकते हैं, विरेचन दे सकते हैं। और चंद्रकला रस अकेला ही इतना मजबूत द्रव्य है, गुलकंद के साथ खिला दीजिए या आंवला के मुरब्बा के साथ, या मिश्री का शरबत बनाइए और उसके साथ दे दीजिए, या इक्षु रस पिला दीजिए चंद्रकला रस के अनुपान के साथ। आई का कंजक्टिवाइटिस रहेगा ही नहीं। अगर ज़्यादा सीवियर है तो त्रिफला गुगुल दे दीजिए, सूक्ष्म त्रिफला दे दीजिए, आंखें एकदम अच्छी हो जाएंगी। उसी तरह से अब 20 प्रकार के प्रमेहों को भी ठीक करती है। और शुक्र में और स्वप्न दोष अगर हो रहा है, जो सिद्ध योग संग्रह का जो बताया, तो यह क्या करता है कि स्वप्न दोष हो रहा है, बॉडी में हीट बढ़ रहा है, मन जो रहता है बहुत ज्यादा बेचैन हुआ रहता है पित्त दोष के बढ़ने की वजह से, मन में बहुत ज्यादा राजसिक गुण बढ़ा हुआ रहता है। और पित्त दोष ही रजोगुण बढ़ा, सॉरी, वात दोष रजोगुण बढ़ाता है, लेकिन पित्त ज्यादा चिंता तथा चिंतना, ग्रहणी दृष्टि होती है, ग्रहणी दृष्टि होने की वजह से, या पित्त धरा कला से मज्जा धरा कला, जितना स्ट्रेस आएगा पित्त धरा कला दूषित होगी, शरीर का पित्त जो है वो खराब होगा और विदग्धा जीर्ण होगा, विदग्धावस्था आएगी खाने को और पित्त को, उसको बैलेंस करना है तो ये चंद्रकला रस अच्छा काम करता है। जब वह बैलेंस होगा तो स्वप्न दोष जो बार बार हो रहा है वह भी ठीक हो जाएगा। माइंड को ये शामक कार्य करता है, माइंड को बैलेंस करता है, इसलिए इसका स्वप्न दोष में फायदा होता है चंद्रकला रस का। फिर यह पौष्टिक है, बल वीर्यवर्धक है, इसका फायदा जो रहता है वात वाहिनियों पे होता है। शुक्र वाहिनी जो नाड़ियां रहती हैं उसमें अब स्पर्मेटोजेनेसिस जो हो रहा है वह कार्य कैसे होता है, तो ठंडक में ही होता है। जो लोग टाइट जीन्स पहनते हैं दिन रात, टाइट जीन्स पहनते हैं, बहुत ज़्यादा हीट में रहते हैं, वो लोगों को ना स्पर्म काउंट कम हो जाता है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए वहाँ पे ठंडक रहना चाहिए, उसका एक टेम्परेचर रहता है टेस्टिकल का। अब ये चंद्रकला रस दे दिया जाए ना तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए अनुकूल वातावरण बन जाता है। इसलिए जो लो स्पर्म काउंट के पेशेंट है उनको आप हेतु सेवन बंद करा दीजिए, जीन्स के पहले बदले में फॉर्मल पैंट पहनने को बोलिए, ऐसा कन्विंस करिए तो वो पेशेंट ठीक हो जाते हैं। फिर दूसरा है कि अगर बीमारी बहुत पुराना है तो इसमें अब्रक भस्म वगैरह है तो शरीर को दुर्बलता से निकाल देता है, कमजोरी से निकाल देता है, कांतिहीनता है उसको ठीक कर देता है, आंखें निस्तेज हो गई उसको ठीक कर देता है, फिर रक्त की कमी के कारण शरीर में पांडु वर्ण आ गया उसको ये ठीक कर देता है, अगर भूख नहीं लग रही है, अग्नि मंदता है तो उसको ये ठीक कर देता है, मंदाग्नि और अजीर्ण उन सब को ये बैलेंस कर देता है। तो इसलिए ये सारे बीमारियां ठीक हो जाती हैं। और चंद्र को जैसे पहली तारीख अमावस्या से प्रथमा द्वितीया तृतीया ऐसे जो बोलते हैं, वैसे जाके पूर्णिमा तक चंद्रमा कैसे स्वच्छ और निर्मल दिखाई देने लगता है और शरीर में शीतल, पूरे संसार में शीतलता देता है। उसी तरह से पित्त वाले जितने भी विकार हैं उसमें चंद्रकला रस का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। ऐसा हमारे सर लोग बताते हैं कि जिस तरह से चंद्रमा को अमावस्या से पूर्णिमा तक जाने में 15 दिन लगते हैं, उसी तरह से हमारी बॉडी में हीट वगैरह कम करना है, उसको ठीक होने में भी 15 दिन टाइम देना चाहिए। एकदम जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए कि आज खा लिया एंटासिड की तरह आज खाया और आज ही कम हो गया, ऐसा नहीं है। ये धीरे धीरे काम करेगी लेकिन परमानेंट काम करेगी। काम ऐसा होना चाहिए कि परमानेंट वो दिखे कि हाँ हमने कोई काम किया है। ऐसा नहीं कि एक बार इनो ले लिया, एक बार डोमपेरिडोन ले लिया, कभी हमने रेनिटिडिन ले लिया, कभी हमने पेंटाप्रेजोल ले लिया, ये लेके प्रोटॉन पर इनिबिटर वगैरह ले लिया और सोच रहे हैं कि हमारा पित्त ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता। चंद्रकला रस जो रहता है यकृत में पित्त का स्त्राव को बैलेंस कर देता है, पित्त धरा कला को अच्छा कर देता है, पित्त का सिक्रीशन को बैलेंस कर देता है, क्योंकि उष्णत्व तीक्ष्णत्व को ये कम कर देगा तो अपने आप ही वहां पर जो विकृति है वह ठीक कर देगा। इसलिए इसका प्रयोग अलग अलग अनुपानों के साथ अलग अलग व्याधियों में करना चाहिए, खासकर पित्त वाले जितने भी विकार हैं। आप नानात्मक व्याधि देखेंगे तो पित्त के कितने हैं आप लोग देखिए किताब में, 40 प्रकार के जो है ना उसको ये बैलेंस कर देता है। अभी मैं बोलते बोलते थक गया, आप लोग को मैं नमस्ते और प्रणाम कर देता हूँ। डॉक्टर मिनल गिरी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ज्योति बाला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता जी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं कि प्रेगनेंसी में होने वाले अम्ल पित्त में यूज कर सकते हैं क्या? जरूर कर सकते हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में भी यूज कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में जो अम्ल पित्त होता है, मतलब जो नौशिया फील होता है पहले दूसरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, उसमें ये देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर अखिलेश जी नमस्ते प्रणाम आपको।
डॉक्टर संगीता जी पूछ रही हैं कि कैन वी गिव चंद्रकला रस इन वॉल्व कैल्सिफिकेशन। वॉल्व कैल्सिफिकेशन में तो ये देना है, लेकिन वहाँ पे अस्थि धातु का विमार्गमन हो गया है रक्त मतलब रस व स्रोतस में, ऐसा समझिए। तो वहाँ पर हमें रस पाचक, रक्त पाचक, उसके साथ में चंद्रकला रस देना है, तब फायदा होगा। ये ना ये वॉल्व्स को अच्छा करेगा, रक्त वाहिनी को भी अच्छा करेगा, लेकिन रक्तगत जो आम है उसको पाचन करना चाहिए। और अस्थि मज्जा पाचक जो बताया है उसका प्रयोग करिए। तो जो कैल्सिफिकेशन है, और वहां पे घृत का सेवन कराइए, जैसे अर्जुनादिक घृत है, अर्जुनादिक घृत के साथ अस्थि मज्जा पाचक वगैरह दवाई देंगे ना, बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर अरविंद सक्सेना जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मालती पांडे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वर्षा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुरेंद्र शाह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता जी बोल रहे हैं कि वेरिकोज वेंस में, वेरिकोज वेंस में ये दवाई है। वेरिकोज वेंस में शालीषष्टिक पिंड श्वेत कराइए, नित्यानंद रस दीजिए, ताप्या दिलाव दीजिए, चंद्रकला रस दीजिए, बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। डॉक्टर अमृता जी पूछ रहे हैं कि नमस्ते सर, जिनको ऑलरेडी ब्लड थिनर मेडिसिन चल रहे हैं उनको चंद्रकला रस कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्या? बिल्कुल भी नहीं, उनके साथ में हम दे सकते हैं। इसका कार्य ये अपने वनस्पति की दवाई है, यह अपना काम करेगा। ब्लड थिनर जो इकोस्प्रिन, वारफेरिन वगैरह जो चल रहे हैं वो अपना कार्य कर रहे हैं, उसका और इसका कोई संबंध नहीं। ये उल्टा रक्त का प्रसादन कर देगा। तो ये ना जो ब्लड थिनर के साइड इफेक्ट हैं उनको भी ये ठीक कर देगा। यह रसायन के रूप में कंटिन्यू दिया जा सकता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। जो भी चंद्रकला रस दे रहे हैं वो डॉक्टर के सलाह से दीजिए, अपने मन से मत करिए। जो एक्सपर्ट डॉक्टर है और जिन्होंने प्रैक्टिस किया हुआ है उनसे करिए। डॉक्टर अनीता वशिष्ठ मैडम जी प्रणाम आपको। मैंने आपको कुटकी का संज्ञा दिया, क्योंकि कुटकी जो रहता है ना वो बहुत सारा बैलेंस करता है। तो मतलब यकृत का स्त्राव अच्छा करता है, भेदन कार्य करता है, मल प्रवृत्ति। आप ऐसी इतनी सात्विक इंसान है, अनीता मैडम आती है ना तो सभी लोगों को इतना मन में खुशी होता है कि अनीता मैडम आ गई, अनीता मैडम आ गई। डॉक्टर सपना जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर उमा रानी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गगन अग्रवाल जी बोल रहे हैं कि गुरुदेव श्री चरणों में प्रणाम, आप वास्तव में बहुत अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी हैं। गुरुदेव अटेक्सिया सेरेब्रल एट्रोफी का ट्रीटमेंट बताइए। सेरेब्रल एट्रोफी जब रहती है ना तो मज्जाशय जो रहता है, मज्जाशय की सारी चिकित्सा वहां पे करिए। अब हेतु निकालिए कि वहां पे वात प्रकोप क्यों हुआ है, वेगों का धारण किया हुआ है, कि चिंत्या तति चिंतना रस धातु की दुष्टि हुई है, वात का प्रकोप हुआ है। जो हेतु निकलेगा ना उसके हिसाब से सेरेब्रल एट्रोफी का हम चिकित्सा करेंगे, तब हमें अच्छा चिकित्सा में सफलता मिलती है। डॉक्टर भारती पटेल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता जी बोल रहे हैं कि बर्न एसिड और हॉट लिक्विड में यूज कर सकते हैं क्या? बर्न में तो अगर अगर एसिड से या हॉट लिक्विड में इसका यूज करना है ना, ये हीट इंटरनली तो बंद करेगा, लेकिन बाहर अगर हुआ है तो कैलाश जीवन करके आता है, गूगल पे सर्च करें, कैलाश जीवन रहता है, या सर्जरस मलहम है उसका प्रयोग करते हैं ना, उसमें राल सर्जरस वगैरह है, उसका ऊपर लगा देना है इंटरनली, चंद्रकला रस दीजिए तो दाह को कम कर देगा। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं अपने सर के पास। ये जो बर्न रहते हैं उन सब में बहुत अच्छा फायदा होता है। जो मद्य पिया हुआ जो बर्न रहता है, मतलब जो मतलब बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से अंदर ही अंदर जलन हो रही होती है, तो उसमें चंद्रकला रस दिया जाता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर सुभाष भार्गव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अजय मौर्य जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनोज बिष्ट जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर हरजीत सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रजनी शर्मा जी बोल रहे हैं कि म्यूकोर माइकोसिस में इसका यूज हो सकता है चंद्रकला रस, और कौन सी मेडिसिन से उपयोग हो सकता है, प्लीज गाइड करें। म्यूकोर माइकोसिस में अगर दाह हो रहा है और वहां पे हमें बर्निंग सेंसेशन को कम करना है तो इसका प्रयोग करिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। दूसरा क्या है कि इसमें व्याधिहरण रसायन जो है, जिसमें हरताल मनशिला ऐसे द्रव्य हैं, तो म्यूकोर माइकोसिस में एक तो होने ही नहीं देना, प्रिवेंशन के रूप में उसको देना देना ही चाहिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। क्योंकि इम्यूनिटी जो रहती है वो बहुत ज़्यादा सप्रेस हो जाती है स्टेरॉइड्स और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एलोपैथी की दवाइयों से। तो क्यों ना ब्लैक फंगस आने के पहले ही हम लोग व्याधिहरण रसायन रसायन के रूप में शुरू कर दें, और दूसरा चंद्रकला रस दे दें, बर्निंग वगैरह ठीक हो जाएगा, पेशेंट को कुछ नहीं होगा। और ना ऐसा डरिए मत, म्यूकोरमाइकोसिस सबको नहीं हो रहा है। जो लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और जो लोग ना मतलब उसका मैं यहाँ ओपनली नहीं बोल सकता हूँ, सबको सब बीमारी नहीं होती है, सबको एड्स नहीं होता, सबको कैंसर नहीं होता, सबको स्वाइन फ्लू नहीं होता, सबको कोरोना नहीं होता।
जो लोग बचाव कर रहे हैं, होम आइसोलेशन में हैं, मन को शांत रख रहे हैं, उनको नहीं हो रहा है। जो लोग घबरा रहे हैं उनको ही सारा प्रॉब्लम हो रहा है। डर ही सबसे बड़ा रोग है, इसलिए डरिए मत, कुछ नहीं होता। डॉक्टर प्रतिभा जी, अभी हमारे इंटरेक्टिव सेशन में कितने सारे डॉक्टर्स आ रहे हैं जिनको ना कोरोना हुआ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ ली, ठीक हो गए, अभी वो लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है। डॉक्टर प्रतिभा जी बोल रहे हैं सर मैंने चंद्रकला रस मेल नाइटफॉल में यूज़ किया है, गॉट गुड रिजल्ट। 100% जो चंद्रकला रस है ना, नाइटफॉल में अच्छा काम करता है। क्यों? क्योंकि वह शुक्र धातु जो रहता है वो सौम्य रहता है, आर्तव जो रहता है वो आग्नेय रहता है। तो शुक्र धातु सौम्यता को यह अच्छा कर देता है, एनहांस करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा तो शुक्र गाढ़ा हो जाएगा, शुक्र गाढ़ा हो जाएगा तो नाइटफॉल में अपने आप ही नहीं निकलेगा, बल देता है, शुक्र वाहिनियों को भी बल देता है। इसलिए चंद्रकला रस का प्रयोग नाइटफॉल में होता ही होता है 100%। आपने किया है प्रतिभा जी, आपने बताया, ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर उषा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दीप लक्ष्मी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रभात पांडा जी बोल रहे हैं मलेना में, उसमें भी काम करेगा, जहां पर भी रक्त का प्रसादन करना है, रस का प्रसादन करना है, चंद्रकला रस का प्रयोग करिए आप। जहां पर भी रक्त का इन्वॉल्वमेंट है उसमें फायदा होता है। डॉक्टर प्रभात जी बोल रहे हैं कि डायबिटिक न्यूरोपैथी में दे सकते हैं। जब अगर न्यूरोपैथी को आपको ठीक करना है और वहां पे रक्त अच्छा चाहिए उसको हील करने के लिए, नेफ्रोपैथी में, तो अगर रक्त अच्छा जाएगा तभी ना वो नेफ्रॉन्स रहते हैं वो ठीक हो पाएंगे। डायबिटीज की वजह से जो सड़न पैदा हो रही है उसमें मेडिसिन पहुंचाना है तो अच्छा रक्त जाना चाहिए, इसका प्रयोग करना ही चाहिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर पूजा गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर उषा जी बोल रही हैं कि कैन वी यूज गिव इन लेस प्लेटलेट काउंट। अगर ये लेस प्लेटलेट काउंट है तो इसमें आप चंद्रकला रस दीजिए, गुड़ुचि सत्व दीजिए, गुड़ुचि सत्व रस पाचक रक्त पाचक दीजिए, आरोग्यवर्धनी दीजिए, पपीता का पत्ता का जो रस रहता है वो दीजिए। प्लेटलेट कम ज़्यादा जो भी है वो सब बैलेंस कर देगा। डॉक्टर निशा जोशी जी बोल रही हैं जय सोमनाथ सर। आप शायद सोमनाथ भगवान के बहुत ज़्यादा पुजारी हैं, आप समझ आया, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। आप सोमनाथ भगवान हमारे आयुर्वेद के वैद्यनाथ बोले जाते हैं, वैद्यों के नाथ मतलब वैद्यनाथ। तो वो शिव जी के आप भक्त हैं और शिव जी का हम पूजा करते हैं, तो वो ना महामृत्युंजय हैं, मतलब वो व्याधि को दूर कर देते हैं। और तो आप शिव जी की भक्त हैं, मतलब उनकी पुजारी ने। तो आप ना ये जो दैव व्यापाश्रय चिकित्सा कर रही हैं, जय सोमनाथ सर जो बोल रही हैं, वह आपका कार्य बहुत अच्छा है, ऐसे ही आप जय सोमनाथ ऐसे बोलते रहिए हर समय। डॉक्टर विमला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुभाष जी बोल रहे हैं कि बढ़े हुए क्रेटिनिन में दे सकते हैं क्या? बढ़े हुए क्रेटिनिन में इसका डायरेक्ट रोल नहीं रहेगा। बढ़ा हुआ जो क्रेटिनिन है, क्रेटिनिन क्या है, एक तरह से प्रोटीन आता है, वो जो किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही है, नेफ्रॉन्स खराब हुए रहते हैं, तो उसमें चंद्रकला रस देना है, ताप्यादी लौ देना है, लेकिन मूत्र अच्छा रहे। और किडनीज जो रहती है रक्त के मेद से, मेद के सारभग से बनती है, तो रक्त पाचक, मेदोपाचक वह भी दीजिए। शतावर्यादि घृत का बस्ती दीजिए, या शतावर्यादि काढ़े का बस्ती दीजिए, मुस्तादी यापन बस्ती दीजिए, धानवंतर तेल का बस्ती दीजिए, तो अपने आप क्रेटिनिन और यूरिया जो बढ़ा है वह नॉर्मल हो जाता है। और गोक्षुरादि गुगुल दीजिए, पुनर्नवा मूल दीजिए, जो भी तृण पंचमूल वगैरह जो है जो किडनीज को बल देते हैं, गोक्षुर है, पुनर्नवा है, ये सब ना किडनीज को बल देते हैं, तो उसका प्रयोग करेंगे तो पेशेंट ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर कुणाल चौधरी जी बोल रहे हैं कि प्रणाम आपको चरणों में गुरु जी, आपकी जय हो, आयुष दर्पण की जय हो। थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी बोल रहे हैं कि सर कुछ पेशेंट आकर बोलते हैं कि मुझे बहुत बेचैनी घबराहट होती है, तो क्या ऐसे रोगी को दे सकते हैं जिनकी पीआर बढ़ी रहती है, पल्स रेट बढ़ा रहता है? आप दीजिए ना चंद्रकला रस। बेचैनी घबराहट जो रहती है पित्त के वजह से अगर है, भ्रम है, बेचैनी है, घबराहट है, चंद्रकला रस देने को बोला है, आप दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर वैशाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप वैशाली जी इंटरेक्टिव सेशन में नहीं आ रही हैं, आप आइए, आपको लिंक आईडी मैं दे देता हूँ, आप आइए और प्रश्न पूछिए और अपने अनुभव भी बताइए। मैं आपको जानता नहीं हूँ वैशाली जी, लेकिन आप आएंगी तो हमें खुशी होगी, आप आइएगा। डॉक्टर मांडवी जी बोल रही हैं कि सर हीमोफीलिया में भी दे सकते हैं क्या? 100% देते हैं और इसका फ़ायदा होता है। डॉक्टर मालती पांडे जी बोल रही हैं कि माइग्रेन की चिकित्सा, माइग्रेन किससे हुआ है वो देखिए, वातज है, पित्तज है, कफज है, सानिपातिक है, क्यों हुआ है, हेतु निकालिए। माइग्रेन को आयुर्वेद के हिसाब से वातज शिरशूल, पित्त शिरशूल, कफज शिरशूल किस तरह का है, क्रिमिज है, सन्निपातिक है, वह देखिए, और उस हिसाब से, और माइग्रेन में चंद्रकला रस से फायदा होता है, ये बात याद रखिए।
डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी बोल रहे हैं कि क्या केवल पाददाह में दिया जा सकता है? 100% चंदनादि पानक, एक शरबत बनाइए, उसमें चंदन डालिए और चंद्रकला रस दीजिए, वो पानक के साथ दीजिए, पाददाह पूरी तरह से ठीक हो गया। उशीर का लेप लगा दीजिए, चंदन का लेप लगा दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर अजय प्रताप शर्मा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर दीप्ति जी पूछ रहे हैं कि हस्त पाद ताल इन प्रमेय में, हाँ मैंने बोला ना, हर तरह का दाह में, कोई व्याधि के वजह से हो रहा है दाह, या नॉर्मल दाह हो रहा है, या बर्न की वजह से दाह हो रहा है, हर दाह में इसका काम रहता है। मैंने प्रैक्टिकली यूज किया है, सर से सीखा भी है, तो होता है फायदा। डॉक्टर सुधीर जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर शिल्पी सिन्हा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर शिल्पी जी भी, आप भी नहीं आ रही है इंटरेक्टिव सेशन में, तो आना चाहिए वहां पर। डॉक्टर अदिति त्रिपाठी जी की वेरी ट्रू सेड अबाउट अनीता मैम, सच में मैं जो बोलता हूँ वो सच बोलता हूँ। डॉक्टर वसुंधरा पाटिल जी बोल रही हैं कि नमस्ते सर, बच्चों के नस नासा रक्तस्राव में दे कैसे दें इसको? बच्चे जो है ना, एक एक गोली सुबह शाम, दो दो गुंजा मात्रा में दे सकते हैं इसको। दुर्वा का स्वरस नाक में डालिए, या फिर बर्फ जो रहता है, बर्फ का पानी का नस से दीजिए, रक्तस्राव तुरंत ठीक होता है। और फिर चंद्रकला रस दीजिए, फिर वासा वले वासा का काढ़ा दीजिए, बच्चों को फायदा। अगर बच्चे वासा नहीं ले रहे हैं, चंद्रकला रस लें, दुर्वा का स्वरस लें, बहुत अच्छा फायदा होगा। और बच्चों को एक विरेचन दे दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर अर्चना जी बोल रही हैं कि मुख पाक में दीपन पाचन के साथ इसका यूज क्या होगा? 100% मुख पाक तो ठीक ही हो जाता है ना। किसी तरह का पाक है, दाह है, ये सब इसमें फायदा होता है। आप त्रिफला का चूर्ण लाइए और मुंह में लगा दीजिए, या जात्यादि चूर्ण लाइए मुंह में लगा दीजिए। कोई सिंपल सिंपल मुख पाक के पेशेंट है ना, तो आप क्या करिए कि चंदन का पाउडर ले, या नीम का पाउडर मुंह में लगा दीजिए, या उसका गंडूश धारण कराइए, ठीक हो जाता है। और इंटरनली ना चंद्रकला रस दीजिए पेशेंट को। जिस तरह से मुख पाक मुंह में हुआ है, वैसे इंटरनल आमाशय में भी हुआ रहता है, तो चंद्रकला रस बहुत अच्छा फायदा करता है। डॉक्टर विकास जी पूछ रहे हैं कि अत्यार्थों में अक्सर उशिरासव का प्रयोग किया जाता है, इसके साथ चंद्रकला रस का प्रयोग करने से लाभकारी रहेगा? 100%। मैंने बताया ना, अत्यार्थों में तो ये रक्त प्रदर में, अत्यार्थों में, पित्तज रजो दुष्टि में, पित्त के जितने भी बीमारियां हैं उन सब में चंद्रकला रस 100% रक्त का प्रसादन करता है, पित्त का उष्णत्व तीक्ष्णत्व कम करता है, और फिर रक्त वाहिनियों को भी बल देता है। ये ध्यान में रख के इसका प्रयोग करिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर मधु शाह जी बोल रही हैं कि गुड इवनिंग सर, आई एम सफरिंग फ्रॉम हाइपरथायरॉयड सिंस लास्ट 10 years, टेकिंग एल्ट्रॉक्सिन 50 mg सिंस लास्ट 2 months, आई एम नॉट हैविंग एमसी, आई एम 32 year old। आप मधु शाह जी ये केस इंटरेक्टिव सेशन में करिए, या मुझे केस बताइए, मैं आपको ठीक करवा दूंगा या कर दूंगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि रस पाचक, रक्त पाचक, स्त्रोतो आर्तव वाहिनियों को शुद्ध करने वाली दवाइयाँ जो हैं, जैसे गर्भाशय शोधक दवाइयाँ हैं, जैसे कि ये है कार्पास मुलासव, देवदार रिष्ट, कुमारी असव, दश रिष्ट, इसमें से चूज करना पड़ेगा आपकी प्रकृति को कौन सी दवाई काम करेगी। फिर उसके बाद में कुछ और फिर शोधन कराना पड़ेगा, जैसे वमन करा दिया, विरेचन करा दिया, तो हाइपर थायराइड जो है ना वो पूरा बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग ना कुछ रसायन दे देंगे, कुछ नस से देंगे आपको। तो ये सबसे एल्ट्रॉक्सिन जो है ना वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, और आपके मेंसेस जो है ना, इस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन, ये सब बैलेंस हो जाएंगे। एफएचएस, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये बैलेंस हो जाएंगे, आपके मेंसेस आ जाएंगे, और आपको ना प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी इजी जाएगा। ये आयुर्वेद के हिसाब से चिकित्सा है। और अगर हम लोग गर्भाशय को बल देना चाहते हैं, ओवरीज को नया रीजनरेट करना चाहते हैं, बल देना चाहते हैं, तो पुष्प धनवा रस फलग्रित के साथ बहुत अच्छा फायदा होगा। आप मुझे अपना केस बताइए, तो मैं आपके लिए परफेक्ट दवाई बता सकता हूँ। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर मंगला जी, मेलेज्मा में यूज कर सकते, जहां पर भी रक्त धातु ठीक करना है आपको, रस और रक्त का प्रसादन करना है, उसमें चंद्रकला रस दीजिए। डॉक्टर अनूप जी बोल रहे हैं प्रणाम गुरुदेव, आपको भी प्रणाम। डॉक्टर जयवीर सिंह जी बोल रहे हैं आपको बहुत बहुत प्रणाम। मैं थोड़ा थका हुआ लग रहा हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा करिए। मैं सुबह उठ के चरक पढ़ाया, फिर अष्टांग हृदय पढ़ाया, उसके बाद दिन भर पेशेंट ही देख रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा थक गया हूँ, मुझे क्षमा करिए। डॉक्टर विमला जी बोल रही हैं कि हस्त पर तल में अति होता है, इसमें चंद्रकला रस काम करेगा? करेगा। उशीर और अनंता, इसका फांट दीजिए, एक गिलास गर्म पानी लीजिए, उसमें उशीर डालिए, सारिवा डालिए, वह पिलाइए, और चंद्रकला रस दीजिए। तो ये अति स्वेद प्रवृत्ति है ना, उसको बैलेंस, पित्त के वजह से अति स्वेद हो रहा है ना, पित्त को बैलेंस कर देगा। डॉक्टर वर्षा पांसे जी बोल रही हैं कि
नमस्ते सर, पेशंटला खूप उष्णताचा त्रास होत असेल आणि डोक्यामधून स्वेद खूप येत असेल तर देऊ शकतो? 100% तुम्हें देऊ सकता है। मुझे यहाँ हिंदी में बोलना है, मुझे क्षमा करिए। क्या है कि अगर बहुत ज़्यादा उष्णता, हीट बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, इनका प्रश्न है, तो दे सकते हैं क्या? 100% दे सकते हैं। डॉक्टर रेणु जी बोल रही हैं कि सर रेगुलर कितने टाइम तक कर सकते हैं? जब तक आपका व्याधि है तब तक दीजिए, जब व्याधि ठीक हो गया तो बंद कर दीजिए। जब कोई बीमारी नहीं है तो ये क्यों खाना है? टॉनिक थोड़ा है, चॉकलेट है क्या कि खाना है? जब बीमारी ठीक हो गया बंद कर दीजिए, पेशेंट ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर दीप्ति जी बोल रही हैं कि ऑकल्ट ब्लड पॉजिटिव इन स्टूल ड्यू टू इन्फ्लेमेटरी चेंजेस इन इंटेस्टाइन, विल इट वर्क विद अदर मेडिकेशन? 100% इट विल वर्क। इन्फ्लेमेटरी चेंजेस है और वहाँ पे हमें रक्त का प्रसाधन करना है, तो रस पाचक दीजिए, रक्त पाचक दीजिए। पुरुष विरंजनीय गण जो है वह अगर देंगे तो इंटेस्टाइन जो रहता है ना, पुरुष विरंजनीय गण, उसमें आम्र है, जामुन है, इतना अच्छा दवाई है। कोई मतलब हर्बल दवाई से ही इतना अच्छा फायदा होता है, उसका काढ़ा बना के दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर विश्व सेना संस्थान बोल रहे हैं प्रोस्टोमेगैली ये इनडायरेक्टली काम करेगा, वहां पे लेखन द्रव्य की जरूरत होती है। यह वहां पे अगर दाह हो रहा है, बर्निंग हो रहा है प्रोस्टेटोमेगैली में, प्रोस्टेट अगर बढ़ा हुआ है तो उसमें ये इनडायरेक्टली दाह वगैरह कम कर देगा। डॉक्टर दिनेश पटेल जी बोल रहे हैं नमस्ते। डॉक्टर विश्व सेना बोल रहे हैं इसमें ना लेखन करने वाली द्रव्य है, मैं प्रोस्टेट पे एक लेक्चर लूंगा तो आपको बताएंगे। डॉक्टर सविता जी बोल रही हैं कि प्रेगनेंसी में दे सकते हैं क्या हाइपरएमेसिस? 100%। पित्त का शमन करना है, पित्त बढ़ा हुआ है, उष्णता तीक्ष्णता से बढ़ा है, उसको बैलेंस करना है तो दीजिए ना आप, बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर वैशाली जी बोल रही हैं ताप्यादी लॉ पे एक लेक्चर लीजिए। ताप्यादी लॉ पे मैंने लेक्चर ले लिया है, आप यूट्यूब चैनल में जाके देखिए। अगर आप बोलेंगे तो मैं फिर से ले लूँगा। अभी भी मैं ले सकता हूँ, लेकिन आप लोग बोलेंगे कि फिर इंटरेक्टिव सेशन में जाना है, मैं कभी भी ले सकता हूँ। मैंने लिया है, बराबर मैंने लिया है, लेकिन आप बोलेंगे तो मैं फिर ले लूँगा। मेरे को तो आयुर्वेद बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर रितिका जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वरुण सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रदीप जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राकेश जी बोल रहे हैं वेरिकोज वेन्स में और क्या देना चाहिए? नित्यानंद रस है, शालिषष्टिक पिंड स्वेद है, विरेचन, रक्त मोक्षण, सिरा सिरागत वात बोलते हैं इसको। और रक्त का प्रसादन करना है, रक्त वाहिनियों को बल देना है, रक्त वाहिनियों को प्रसादन करना है, तो चंद्रकला रस देने से फायदा होता है। वरुण कुमार जी बोल रहे हैं हाथ पैर के जलन और दाह में क्या दें? पूरा रामायण बोल दिया, उसके बाद में बोल रहे हैं कि राम जी कौन है, सीता जी कौन है। फिर मैंने इतना टाइम, 1 घंटा 11 मिनट क्या चीज बोला मैंने? एक बार फिर से लेक्चर सुनिए वरुण कुमार जी। आप शायद सो रहे हैं, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना इस टाइम शायद नींद आ रही है आपको। डॉक्टर संगमित्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रभात पांडा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राहुल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राहुल जी बोल रहे हैं कि गुरु जी बस्ती अगर क्लाइंट ना लेना चाहे तो क्या करना चाहिए? विरेचन से काम बनेगा? बस्ती अगर नहीं लेना चाहे तो बोलिए कि तुम जाओ, हमारे पास मत आओ। चाय कॉफी है क्या कि नहीं लेना चाहते आप उसको लेने का, जहाँ जरूरत है वहाँ। आड्य रोगी विषक वैश्यो ज्ञापको सन सत्वानपी, रोगी को हमारी बात मानना ही चाहिए। नहीं लेना चाहे तो क्या नहीं लेने। एक बार ऐसे ही मैं सर के पास गया था, जमदग्नि सर के पास, तो वो सर ने एक पेशेंट को बहुत अच्छा काउंसलिंग किया कि आप बस्ती लीजिए, ये करिए वो करिए, सब किया। और पेशेंट 1 घंटा दिमाग है सर का, और उसके बाद में बोलता है बाहर आके कि मुझे नहीं लेना। सर ने कहा, मुझे बोला सर ने कि तुमने उससे 2,000 कंसल्टिंग फीस लो और फिर बोलो कि जाओ। मैंने लिया 2,000 रुपये और सर को दिया। ऐसे ही ये पेशेंट जो बोलते हैं नहीं ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, फिर आयुर्वेद का चिकित्सा ही क्यों करना है उनको? मत करे वो, आयुर्वेद एलोपैथी के पास जाए। आप एक बार झुकेंगे तो पेशेंट बार बार झुकाएंगे आपको। डॉक्टर केतकी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुखदेव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कुसुम पांडे जी नमस्ते प्रणाम आपको। मैं अपना नंबर देता हूँ और इंटरेक्टिव सेशन का मैं आईडी पासवर्ड देता हूँ। आप लोग सब लोग आइए। और आप लोग को अगर अच्छा नहीं बनना क्या डॉक्टर, ऐसे बीएमएस का डिग्री लेके और कुछ नहीं आता, और फिर क्वेश्चन लोग पूछते हैं आस पड़ोस के लोग, आंसर नहीं आता कि इसमें क्या देना है उसमें क्या देना है। आप लोग ऐसा बेवकूफ़ की तरह मत रहिए, अच्छे श्रेष्ठ विद्वान चिकित्सक बनिए। और अब समझिए, लॉजिकल आंसर देना सीखिए आप लोग। जब तक आप लोग लॉजिकल आंसर नहीं देंगे, दुनिया ना आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को कोई रिस्पेक्ट नहीं देगी। आप लोग, ये फैक्ट है, आप लोग को ना सब आंसर देने आना चाहिए। पेशेंट कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आपको बोलने आना चाहिए कि ये दवाई ऐसा काम करता है। आपको मेरी बात कड़वी लग रही होगी, लेकिन मैं आप लोगों को अच्छी बात सिखा रहा हूँ। कड़वा लगे तो लगे, लेकिन आप लोग ना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आप लोग को ना बहुत आगे अगर जाना है, खुद को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हम जो चिकित्सा दे रहे हैं
उसका आंसर हमारे पास है। ऐसा नहीं कि फॉर्मूला बेस डॉक्टर ने, फलाना डॉक्टर ने ये दिया, वही फॉर्मूला लेके हम ये पेशेंट को दे रहे हैं। आज तो मुझे एक फ़ोन आया कि उन्होंने कोई भी XYZ कोई डॉक्टर है, उन्होंने हीरक भस्म दिया, और ये कोविड के पेशेंट को हीरक भस्म दिया, एक पेशेंट को दिया हीरक भस्म महालक्ष्मी विलास समीर पन्नग, ये फॉर्मूला बेस्ड चिकित्सा दिया, एक पेशेंट पूरा ठीक हो गया। दूसरा पेशेंट आए, उनको भी हीरक भस्म दिया, जबकि हीरक भस्म नहीं देना था, दूसरे पेशेंट अग्नि मान देता था, वह उनका आईसीयू में एडमिट हो गए, मतलब हीरक भस्म के साइड इफेक्ट से एक डोज में, और एडमिट हो गया, और उनका ऑक्सीजन लेवल 60 हो गया, क्रिटिकली एकदम डेंजरस कंडीशन में चले गए। इसलिए ब्लाइंडली कोई भी दवाई मत दीजिए, हर पेशेंट अलग होता है। पुरुषम पुरुषम विक्षम, दुष्यम देशम कालम प्रकृति अनलम वयः। यह देखिए कि दुष्य क्या है, दोष क्या है, अग्नि कैसा है, फॉर्मूला बेस पे मत करिए आप। आपको पता नहीं है, वो डॉक्टर ने मुझे खुद फोन करके बताया कि मैंने हीरक भस्म जब दिया तो पेशेंट आईसीयू में चला गया। ये तो उन्होंने कॉन्फेस किया। बहुत सारे डॉक्टर बताते नहीं है कि हमारी दवाई से ऐसा हो गया, फिर कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो जाता है। इसीलिए ना, अग्नि देखिए, अग्नि अच्छी है तभी हीरक भस्म दीजिए। सभी को सब दवाई थोड़ी ना देते हैं। डॉक्टर प्रियंका पाटिल जी बोल रहे हैं कि सर, चंद्रकला रस खालित्य पालित्य में यूज कर सकते क्या? अगर आपको रक्त का प्रसादन करना है, बॉडी में हीट अगर बढ़ी है और उससे खालित्य पालित्य है, तो उसमें आप चंद्रकला रस का प्रयोग करिए। आप किस प्रयोजन से क्या दवाई दे रहे हैं, उस हिसाब से आप उसकी योजना करिए। नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे कॉल करिए, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। डॉक्टर केतकी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शीतल जी नमस्ते प्रणाम आपको। देखिए आप लोग ना, जूम आईडी का मैंने, जूम का आईडी दिया है और पासवर्ड दिया है, मैंने अपना फ़ोन नंबर भी दिया है। आप लोग को कोई भी डिफिकल्टी आती है, आप मेरे से लॉजिकल आंसर उसको लीजिए, और पेशेंट लोग और समझिए शास्त्र को, बार बार पढ़िए। मैं अगर मेरा पढ़ाया नहीं समझ आ रहा तो आप किसी और से पूछिए, लेकिन पढ़िए, आयुर्वेद को पढ़िए और समझिए, और तब ही चिकित्सा करिए, ऐसे ही मत करिए कोई भी दवाई। ठीक है? तो अभी हम लोग जाते हैं, चाय पानी पी के, खाना वाना खा के 10 मिनट में आइए आप लोग, 8:30 बजे। प्रणाम, नमस्ते।